देखिए, कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तैयारी को लेके, इस एस्पेक्ट को लेकर के कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तैयारी किन-किन चीज़ों को ध्यान में रख के करें, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। सच आर द क्वेश्चंस जो ऑल द टाइम हमारे माइंड को कैओटिक बनाए रखते हैं। हम एफ़र्ट करेंगे इसे डिस्कस करने की। हमारा सजेशन ही फाइनल है या एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऐसा नहीं होता और ऐसा हम दावा भी नहीं करते। अगर ऐसा होता तो सोसाइटी में इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ ना होती। तो कोई भी एक चीज़ एब्सोल्यूट या फाइनल नहीं है, बट हाँ, हर चीज़ कोशिश करती है एक राइट अटेम्प्ट करने की। वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट इन अ राइट मैनर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रेपरेशन इज़ कि सर प्रेपरेशन आज हमने शुरू की, आज से लेके लास्ट मोमेंट तक प्रेपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना वो क्या है? ये सबसे पहले ज़रूरी है एक ठहराव। आपको बहुत ठहराव लेके आना है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा स्थिर होना है आपको। दैट ठहराव, दैट स्थिरता इज़ रिक्वायर्ड। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर इतना ठहराव या इतने स्थिरता की ज़रूरत क्यों है? उसका आंसर इस बात में है कि एग्ज़ाम मल्टीपल स्टेजेस में मल्टीपल डायमेंशंस को असेस करता है। असेसमेंट इज़ डिफरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एट एवरी स्टेज। जैसे देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ हिमालय या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या मौर्यन डायनेस्टी, कुछ भी। तो जब आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिमालय की पीक्स, इम्पॉर्टेंट रेंजेस, उनसे एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप इसे कहें कि आपको याद करने हैं तो करने हैं, लेकिन द लार्जर एलिमेंट ऑफ हिमालय, द contribution of Himalaya in the Indian society and culture, the contribution of Himalaya in the territorial protection, the contribution of Himalaya in the climate of India, the contribution of Himalaya in the development of the historically, the culture of that society, that asceticism, that yogis and the munis, everything, the formation of Himalaya in itself, the wholesome concept of formation of Himalaya. You need to understand that as well. So that dimension of learning the peaks, learning the rivers, learning the vegetation of that region, learning their interrelationship, it will heavily contribute into the preliminary section. Not exclusively, but heavily. बहुत बड़े पैमाने में ये प्रीलिम्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, बट सिर्फ ये करेंगे ऐसा नहीं। कई बार प्रीलिम्स में कई बार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे प्रीलिमिनरी में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपका मतलब क्या है आज, जबकि ये क्वेश्चन मेंस का बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस दे कैन आस्क। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है ना, दे कैन आस्क दैट। तो पहला वो हिस्सा जो हमने ऐसे पढ़ा तो उसने प्रीलिम्स में कंट्रीब्यूट किया। देन हमने उसे कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट से भी अच्छे से समझा, तो उसने हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल की, मेंस की या इंटरव्यू की। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंडिया को लेके लार्जर अंडरस्टैंडिंग, अदर सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेस दे दिया। हम तमाम डिफरेंट फिनोमेनास को समझ पाए, चाहे वो फिनोमेना ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट है, चाहे वो सॉइल फॉर्मेशन है इन द गंगा वैली, चाहे वो उसकी फर्टिलिटी और मिनरल्स जिससे एसोसिएटेड देयर इज़ अ काइंड ऑफ डोमिनेंट पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ, द डोमिनेंस ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा वैली. So there are many phenomena associated with the Himalayas, जो कि किताब के आगे के चैप्टर्स में जाके आते हैं. अगर आपने हिमालय एक बार में अच्छे से किया होता है, वो
हिमालय अपने आप में आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यूज़ की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, अदर सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेस देता है, और उस किताब में ही यानी कि उस फैकल्टी में ही जो आगे के चैप्टर्स हैं उसकी पूरी बुनियाद तैयार कर देता है। इसलिए ये एक हिमालय अपने आप में एक सिंगल टॉपिक की तरह अगर आप देख रहे हैं, आप में छटपट लग जाएगी शरीर में, आप हड़बड़ाएंगे, जल्दबाजी में उसे समेटना चाहेंगे, कुछ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ थोड़े मेंस के क्वेश्चंस की लाइट में उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कन्विंसिंग मैनर में चीज़ को सीखना नहीं है। आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ या इंतज़ाम कर लिया, शायद आप कैपेबल ही नहीं हो पाए रियल मैनर में कि हिमालय क्या है। नॉलेज ऑर्गेनिक नहीं बन पाएगी और इसीलिए फिर वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जब भी आप अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, आप शायद जोड़ ना पाएँ अपने पहले के पढ़े हुए हिमालय के टॉपिक को उनके साथ। इससे जो आपकी एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी होती है सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, वो शायद ना हो पाए। इसलिए एक ठहराव, एक स्थिरता ज़रूरी है कि इन हैंड जो टॉपिक है उसे सभी मर्यादाओं से कवर किया जाए ब्यूटीफुली। ये बहुत ज़रूरी है, ये इन दो चीज़ों के बिना नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ इन दोनों के बाद आती है और वो है एक आस्था। आपको फेथ रखना है कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, ज़रूरी है, आएगा उसमें से भी। वो व्यक्ति जो कर रहा है जो मैंने अभी नहीं किया, शायद वही आना है, शायद मुझे वो जल्दी कर लेना चाहिए, या मैं वो पढ़ लूँ। वो जिसे समय दे रहा है वो उसका चुना हुआ अभी का टॉपिक है। आपने भी तो एक टॉपिक का चुनाव किया है ना, आप उसे करिए। तो यू नीड टू इनकलकेट द बिहेवियर ऑफ फेथ कि मेरे हाथ में जो है इसे जब मैं संपूर्णता में अच्छे से कर लूँ, संपूर्णता कैसे निर्धारित होगी अभी बात करेंगे। अगर मैं इसे अच्छे से कर लूँ तो मैं उस टॉपिक पे भी जाऊँगा जो वो व्यक्ति कर रहा है। तो ये आस्था होनी चाहिए। तो आप स्थिर हो जाएं, एक ठहराव लाएं खुद में और आस्था के साथ पढ़ें। ये पहले तो सुनने में बातें लगती हैं पर मूल कुंजी यही है, यही ज़रूरी है। देखिए, आप 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो जितना ठहरा हुआ, स्थिर, आस्था से भरा हुआ आपका शरीर और व्यवहार है, दिमाग है, उतना ही ज़्यादा रिच मैनर में पहले तो कंटेंट को गेन करेंगे। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, जिसे मैं प्रोसेसिंग कहता हूँ, उतनी ही बेहतरीन प्रोसेसिंग होगी, तो उतने ही ब्यूटीफुल कोरिलेशंस बनेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी में रहेगा। तो आउटपुट आपकी देखते ही बनेगी, अलग लगेगी। बट माइंड अगर अनसर्टेन है, आप विचलित हैं किसी कारण से, या अस्थिरता में हैं, या ठहराव नहीं है, आप बस कर रहे हैं उसे किसी तरह से क्योंकि किसी ने कहा है या कहीं सिलेबस में लिखा है या आपने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देख लिए हैं, तो बस आप करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि वो पूरी तरह से छन के शरीर में नहीं आएगा, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाएंगे। नाम आप अच्छे से लर्न नहीं करेंगे, अच्छे से रेंजेस को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, NCERT में गिवन मैप्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। ये सारी कमियां पढ़े हुए को भी ना पढ़ा सा कर देंगे। आप कभी भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये कर लिया। ये जो एक आधा अधूरा सा हमारे बीच आत्मविश्वास होता है, दिस इनकम्प्लीट सा कॉन्फिडेंस, ये ऑलवेज हमें इस स्टेट ऑफ माइंड में रखता है कि हम इस थॉट में ही चलते रहते हैं कि पता नहीं याद है कि भूल गया, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे मौके पे याद आएगा कि नहीं आएगा। और जब कभी भूल जाता है, फिर जब किसी से डिस्कशन हो जाए,
फिर एक और नेगेटिव स्ट्रेटजी हो जाती है, फिर आके जो भूला है सीधे उसे रटने लग जाते हैं। तब भी ये समझ नहीं पाते कि ये भी एक पैच वर्क अप्रोच है, दिस इज़ नॉट करेक्ट अप्रोच, क्योंकि अगली बार वो कुछ और पूछ लेगा ना। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली उसे एक बार में अच्छे से करना चाहिए। तो एक चेन ऑफ विशियस इवेंट्स स्टार्ट हो जाती है, एक विशियस साइकिल। हम फिर उस विशियसनेस को ही कंटेन करते रह जाते हैं। वो जो नेगेटिविटीज एसोसिएट हो जाती है ना अच्छे से ना पढ़ने की वजह से, हम आप देखेंगे एक लर्नर की बजाय मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि नेगेटिविटीज़ ही मैनेज करते रह जाते हैं कि किधर से पढ़ा तूने, मैंने तो वहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ लो, फिर शायद ये बुक नहीं अच्छी, शायद NCERT नहीं अच्छी, शायद खुल्लर नहीं अच्छी, इसने माजिद हुसैन से पढ़ा, मैं अब वहाँ से पढ़ूँ। लुक, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं होता। ये सभी प्रमाणित प्रूवन बुक्स हैं, सालों से, डेकेड से इनका वर्चस्व है। ये बुनियाद है तैयारी की। आपके पढ़ने में त्रुटियां हैं, किताबें बदल के क्या करोगे, पन्ने बदल के क्या करोगे, तरीका बदलो, ठीक हो जाएगा। सेम बुक विल आंसर यू अ लॉट। मैं अभी प्रूव करके दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। सेम बुक। सो इसलिए ठहराव, स्थिरता और आस्था ज़रूरी है। ये इनॉर्मसली आपका टाइम सेव करती है। कैसे? देखिए, आज आपको जिम्मेदारी मिली है कि आज पूरा दिन एक एस्पिरेंट की लाइफ का पूरा दिन बहुत बड़ा दिन होता है। तो आज पूरा दिन आप हिमालय करें। अगर आपने इस अप्रोच के साथ पूरा दिन दे दिया और हिमालय आपका डन है, आपको कई दिन नहीं देने पड़ेंगे बार बार। लेकिन आपने आधे अधूरे ढंग से आज का दिन दिया, आधी अधूरी सोच के साथ, आधी अधूरी अटेंशन के साथ, इतनी बार फिर आप उसे करेक्ट और रेक्टिफाई करते रहेंगे कि कभी भी एक कंप्लीट मैनर में वो चीज़ आपके अंदर तैयार नहीं होनी। वो स्कैटर्ड, सेग्रीगेटेड से मैनर में इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाएगी। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो व्यक्तित्व के ज्ञान व्यवहार का हिस्सा नहीं बनती। जो बिहेवियर है जब वो ज्ञान से परिपूर्ण है तो वो आपकी मैच्योरिटी है, टू मैच्योरिटी टू अप्रोच द थिंग्स। इंफॉर्मेशन ये मैच्योरिटी कभी नहीं देती, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन कैन मेक यू अ गुड, यू कैन से ट्रांसमिटर, यहाँ से सुना, यहाँ बताया। बट द थिंग इज़, आप ऐसे नहीं बन पाते कि जिन्होंने यहाँ से कुछ इनपुट ली, उसे प्रोसेस दिया और आउटपुट आपका आया। व्यवहार तब बनता है जब ज्ञान हम प्रोसेस करते हैं अपने अंदर उस रूप में, और वो कंप्लीट इमेज ही जब दिखे तो बात बनती है। इसलिए हमें उसे एक बार जब समय दे रहे हैं अच्छे से देना चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे सर ये तो क्या रेक्टिफिकेशन के स्कोप नहीं रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता है फिर? हाँ, अब जिसने इस अप्रोच को अपनाया है वो बहुत अच्छे से तैयार किया है टॉपिक, स्टिल उसकी लाइफ में बहुत स्कोप है अभी भी इस टॉपिक को रेक्टिफाई करने का। बट अंडरस्टैंड दिस, look, you are at this level and you have many mistakes, all the time filling the gaps doesn't mean कि आपकी ग्रोथ हो रही है। आप सिर्फ और सिर्फ गैप्स ही फिल कर रहे हो और आप वहीं हो। लेकिन you have this base, a well developed comprehensive base. अब now you are adding the things, you are enriching it, you are growing and growing. If this is the phase of addition, rectification, it will go along with your preparation. कैसे? तो then एक सब्जेक्ट पढ़ा है अभी एक बच्चे ने, है ना, ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ा है। अभी वो हिस्ट्री में फिर इसे पढ़ेगा। जब वो डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ेगा और हिमालय का सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली ग्रास्प भी तब कर पाएगा अगर पहले जो हिमालय ज्योग्राफी में पढ़ा है उसका बेस पूरा अच्छे से क्लियर है। समझ आई आपको? अब आपने इसको यहाँ पर पढ़ लिया, इतनी कहानी ख़त्म हुई। अब आप इसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहे हैं, अब आप इसे क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अब आप इसे वेजिटेशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एक ही हिमालय का संवर्धन कितना हो रहा है, एनरिचमेंट। ये तो तमाम सब्जेक्ट में चलते ही रहना है, ये कभी ख़त्म नहीं होना है।
नए नए मिनरल्स मिलते रहेंगे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स में, नए नए मिनरल्स मिलते रहेंगे, नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, आपको ऐड करनी है ना अपनी पहले की नॉलेज में। बट वो पहले की नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो उस नई इन्फॉर्मेशन को हंसते हुए चेहरे से ऐसे हाथों हाथ ले लेता है, लेकिन हर बार नई इन्फॉर्मेशन मिलने पे ऐसा लगना कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हिमालय के बारे में क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या लिखा है, कौन सा वर्ड है, कुछ नहीं समझ आ रहा। दिस इज डिवास्टेटिंग, दिस इज डिवास्टेटिंग। यू आर सिंपली डूइंग पैच वर्क्स, यू आर फिलिंग द गैप्स ओनली, एनरिचमेंट नहीं हुई। एक टॉपिक इस सिविल्स की तैयारी में कई सब्जेक्ट्स के वाया डिफरेंट मीनिंग्स के साथ कई बार नर्चर होता है, सिर्फ उसका जिसने उस टॉपिक को प्रथम बार प्रथम सब्जेक्ट की मर्यादा में पहले संपूर्णता में समझा हो, उसका नहीं जिसने पहले ही एक डिस्टॉर्टेड वर्जन तैयार कर रखा है और अब चाहे कि उस पर इमारत अच्छी बन जाए, ना, नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ इसे कहेंगे जुगाड़। सिंपली गेटिंग द इंफॉर्मेशंस and transmitting those informations to someone. Ultimately, no organic knowledge, no personality, no power of understanding, no power of processing, no power of suggestions, no power of decision making, no power of remedies, nothing. और सिविल सारी इसी पर खड़ी है, सिविल्स की तैयारी। उनके द्वारा लगातार हो रहे रिफॉर्म्स तैयारी में, चाहे वो जीएस के क्वेश्चंस के पैटर्न को बदलना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बदलना, ऑप्शनल हटाना, 2 में से 1 हटाना और जीएस का एरिया बढ़ाना, एथिक्स का पेपर इंड्यूस करना, पेपर 1 में सी सेट में कॉम्प्रीहेंशंस डालना, उनके द्वारा हर एफर्ट ये हो रहा है कि वो ये इंश्योर कर पाएँ कि जो एक ऑफिसर हम रिक्रूट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में ही रिच है, नहीं, वो कंटेंट उसकी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बने, उसका कोई वैल्यू सिस्टम हो, उसमें एक कंपैशन हो, उसमें एक सोसाइटी के लिए काम करने की एक विल हो, उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर हो, वो चेंज लाने का एक आधार बन सकता है कि नहीं। वो यूपीएससी सभी चेंजेस के बारे लगातार यही इंश्योर कर रहे हैं। गो एंड रीड द कॉम्प्रीहेंशंस, गो एंड रीड द एथिक्स पेपर एंड गो एंड रीड द एसे पेपर, यू विल क्लियरली गेट दिस आइडिया कि दे वांट टू इंश्योर दिस कि हम थ्योरेटिकल रट्टूबाज लोगों को तो नहीं चुनते चले जा रहे हैं। जिन्होंने जो किताबों से जो बुद्ध पढ़े हैं, जो जैन पढ़ा है, जिन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पढ़ी है, ये कोई विचारधारा, ये कोई टेम्परामेंट उनके व्यक्तित्व का तो हिस्सा ही नहीं बना। तो ये तो जालसाजी हो गई देश के साथ कि किसी ने किसी तरह से बस पेपर निकाला। इतनी की पोजीशन होल्डर्स ऐसे हो जाएं तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। इट्स नॉट गुड। So do try to understand the mindset of the examiner, the UPSC, and it is not the mindset of UPSC. It is the need of the time. It is the need of the society, and it is not the need of the time right now. हमेशा से यही आवश्यकता रही है समाज की। आपको एक रेलेवेंट व्यक्ति चाहिए जो आपकी समस्याओं से जुड़े, जो आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों को समझे, ज़रूरतों को समझे, जो आपको अप्रोच उस मैनर में कर पाए। आप एलियन व्यक्ति के साथ जुड़ नहीं सकते, और ऐसा एलियन व्यक्ति आपको कोई भी पॉलिसीज या सॉल्यूशंस ऑफर करेगा, आप एक्सेप्ट करेंगे? मुझे बताइए। ब्रिटिश रूल को एलियन रूल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? दिस इज द सिस्टम। वो लंबे समय तक एलियन रहे हैं यहाँ पे। वो हमारी संस्कृति, हमारी संस्थाओं, मान्यताओं, हमारी व्यवस्थाओं के साथ ढले ही नहीं। जब वो ढले ही नहीं तो वो हमारे हुए ही नहीं। आप बिना ढले कैसे हो जाएंगे देश के? यूपीएससी आपको ढालना चाहता है, वो हर तरह का प्रयास कर रहा है, हम उस पर भी जुगाड़ ढूंढ ले रहे हैं। ये ठीक नहीं। तो मेरा पहला स्टेप ये रहेगा, एक सजेशन एक बच्चे को ये रहेगा, तो ये बच्चा शब्द यूज़ करते हैं, हो सकता है आप हमसे बहुत बड़े हो उम्र में कई लोग, तो बच्चा शब्द इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम आरंभिक स्टेजेस में हमें शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की। तो मेरा पहला सजेशन यही रहेगा कि पहले बहुत ठहराव, बहुत स्थिरता और एक आस्था चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात है, इसलिए क्योंकि ये फिलॉसफिकली करेक्ट है, दर्शन का विज्ञान है ये।
सेकंड एलिमेंट आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर और क्या एलिमेंट की ज़रूरत है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक बच्चे को इसके बाद ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से एसोसिएटेड चीज़ों से खुद को मुक्त कराना है। टाइम लेना है, ले ले, क्योंकि मैं इसे प्रेपरेशन का एक बड़ा हिस्सा मान रहा हूँ। वो मंडे से ही पढ़ना शुरू हो गया है विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। मैं कह रहा हूँ होल्ड ऑन, तुम 7 दिन ले लो, 10 दिन लो, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाओ पहले। द मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल, सेंटिमेंटल, फिजिकल, सोसाइटल, many type of distractions you have, they are associated with you. Kindly refrain yourself from those distractions. खुद को उनसे मुक्त कराओ, ये तुम्हें खत्म कर देती हैं। सिविल्स में आने के बाद बच्चे को मुख्यतः बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन सी फेस होती है, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं कि सर वो डिस्ट्रैक्शन क्या है। देखिए, वो डिस्ट्रैक्शन ये है कि एक व्यक्ति जब तैयारी शुरू करता है, वो तैयारी ऑलरेडी उस फील्ड में है जो फील्ड कमर्शियल है, और वो व्यक्ति आज आया उस फील्ड में। आप आज थिएटर में आए मूवी देखने, वहाँ टिकट्स ब्लैक दशकों से हो रही हैं, आप आ जाए हियर, और ऐसे में आप लाइन में लगे हैं, तो बार बार व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि इतने में टिकट मिलेगी, लेनी है तो बता, जेब अलाउ करती है तो आप ले लेंगे। लाइन में लगने का पेशेंस बार बार ब्रेक होगा, क्योंकि बार बार हमारे पास एक ब्लैक की टिकट आ रही है। थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि वो ब्लैक की टिकट ही वहाँ ना हो, आपको लाइन में लगने का पेशेंस आ जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है तो ओनली वे इज़ कि ऐसे ही जाना है। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जब ब्लैक में टिकट मिल रही है तो लाइन में क्यों लगना, एंट्री मिल रही है तो लो। तो लुक, इट इज़ अ मूवी, इट इज़ अ मूवी। इफ़ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज द होलसम सिस्टम ऑफ योर प्रिंसिपल्स, जेन्युइनिटी एंड लॉयल्टी, तो गो एंड वॉच द मूवी बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रिंसिपल्स। लो ब्लैक में टिकट और बढ़ाओ ब्लैक के धंधे को। कई चाकू छुरियाँ चलती हैं, उसके लिए कई लोग मरते हैं, कई गैंगस्टर्स जन्म लेते हैं कि ये थिएटर मेरे एरिया का, ये थिएटर का, तो कई मौतें पहले हुआ करती थी, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू दैट सिस्टम। द पर्सन हैविंग प्रिंसिपल्स, द पर्सन हैविंग प्रिंसिपल्स विल नॉट प्रमोट दिस कल्चर, विल नॉट बिकम पार्टिसिपेंट टू दैट, एंड इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ mere ideological thing, it is a practical thing. आज आपने ये चीज़ क्रिएट की है, एक टाइम पे आप ही सफ़र करेंगे इस प्रोसेस के बाद। आई बात समझ में? तो द थिंग इज़ कि इफ़ यू हैव दैट रियलिटी इनसाइड यू, द फर्स्ट पावर ऑफ रियलिटी इज़ द प्रिंसिपल्ड लाइफ। इफ़ यू हैव सम सिद्धांत, आप जाएंगे ही नहीं उस चीज़ के प्रति जो चीज़ सिद्धांतों पर प्रहार करती हो। अब चाहे वो आपको फौरी तौर पर एक छोटा सा लाभ दे भी रही है, बड़े रूप में वो नुकसान ही करा के जाएगी, क्योंकि इसका प्रहार आपके सिद्धांतों पर है। तो प्रिंसिपल्स नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, ये डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने में काम करते हैं। बट एक प्रैक्टिकल सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट की लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं? मेजॉरिटी डिस्ट्रैक्शंस आर कि हम लंबे समय से बहुत सारी डिफरेंट हैबिट से एक्स्टम्ड होते हैं। उन हैबिट्स को यकायक ख़त्म करना, कि ठहराव ले आना, स्थिर हो जाना और बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाना, आस्था ले आना। देखो, हम एक लंबे स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम से आ रहे हैं जिसमें मार्क्स की एक रेस है, जिस रेस को फुलफ़िल करने के लिए प्लेथोरा ऑफ ट्यूशन्स है। उन ट्यूशन्स और स्कूल्स में देयर वर मैनी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ की कैसे नोट्स दिए जाएं, कैसे आंसर्स किए जाएं तो मार्क्स इंश्योर हो जाएं। हम वर्षों से 18-20 साल से 21 साल तक हम लगभग इसी एम्बियंस में हैं। हमारी बॉडी, हमारी सोच, इंद्रियां, हमारा परिवार, समाज इन्हीं में पनपा है। अब यकायक कोई आपसे कहे कि स्थिर हो जाओ, ठहराव ले आओ और आस्था में आ जाओ, देखो इट इज़ वेरी हार्ड, ये इतना सहज तो नहीं होगा। तो जब आप ये करना चाहेंगे, यू हैव टू फाइट विद योर
इनबिल्ट सिस्टम ऑफ डिस्टॉर्शंस जो हमने वर्षों में क्रिएट किया है। ऐसे में जब भी कोई चीज़ सहज नज़र आएगी जो हमारे रूट को अल्टर कर दे, शायद हमें ऐसा लगता है, हमारे हार्डवर्क को शायद शॉर्टकट कोई दे दे, या एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं खुद ही को सेटल करने में, कोई उस एफर्ट को रिड्यूस करा दे, बी इट एनीथिंग, यू विल ट्राई टू जंप ऑन टू दैट थिंग। और ऐसे में इंडस्ट्री आपकी एंट्री से पहले ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कमर्शलाइज हो चुकी होती है। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन द मार्केट, द बुक्स, द टीचर्स, द इंस्टीट्यूट्स, मैं उन्हीं में से एक हूँ, समझिए, मुझे हिस्सा मान के चलिए कि देयर आर मैनी पीपल, मैनी थॉट्स, मैनी थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट, कि ये किताब पढ़ के नहीं होगा, ये नोट्स पढ़ के नहीं होगा, इस सर को सुनो, ये यहाँ से नहीं होगा, उस स्टेट में जाके होगा, उस स्टेट में उस इंस्टीट्यूट से नहीं होगा, उसी इंस्टीट्यूट से होगा। जो मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, उसमें एक पेज करंट अफेयर का है, दो पेज ऐड के हैं पूरे। और जब हम उन्हें पलट रहे हैं, दिमाग बच्चा ही तो है, कितना कंट्रोल कर ले वो कितना लड़ ले इन चीज़ों से, ज़रा सोचो भी तो सही। और डिजिटल सोसाइटी ने, डिजिटल मीडिया ने इसे इतना स्ट्रेंथन कर दिया है। देयर आर वायरल क्लिप्स, देयर आर वायरल वीडियोज़ एंड द होलसम टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोमोटिंग ऑल द टाइम द रिजल्ट्स, जिसकी छानबीन में बच्चा जाने लगे तो वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाएगा। बट उसे तो बेचारे को एस्पिरेंट बन के क्लियर करना था एग्ज़ाम, तो वो कितना का जर्नलिस्ट बन जाए कि ये कौन लोग हैं जिनकी फ़ोटो इतनी लोगों की छापी है, या कितने तो सक्सेस हुए पर कितने फेल हुए। बच्चा इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं चाहता। बट 2400 घंटे वो अपने आसपास जब ये चीज़ें देख रहा है, वो दो तरह से लड़ रहा है। एक लड़ रहा है उन कॉन्सेप्ट से जो समझने में मुश्किल लग रहे हैं, फिर वो और मुश्किल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब वो दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है बाहर की चीज़ें जो उसे खींच रही हैं कि आजा, दैट माया, ये ऐसे कर, यहाँ से पढ़, तू लिटरली खुल्लर पढ़ रहा है, ये ऑप्शनल के लिए रिक्वायर्ड है, तेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है नहीं। ये कितना का एक्सपर्ट है पहले मुझे बताइए, ये कितनों के आंसर कर देगा। और आप जिस दिन तक प्रेपरेशन नहीं कर रहे थे, एक व्यक्ति आया नहीं आपको कोई सजेशन देने, पर आप एक जादू देखेंगे जब से तैयारी शुरू, पता नहीं इतने दिव्य सजेशन कहाँ से आने लग जाएंगे। आप इतने समझदार नहीं हैं कि आप ये प्रश्न कर पाएँ कि इतना समय अपना गवा के व्यक्ति हमें इतनी मेहनत से इतनी सलाहें क्यों दे रहा है। अगर ये फील्ड कंपटीशन की है और पोजीशन एक ही है, तो नेचुरली वो ये चाहेगा कि वो वहाँ बैठे। वो ये क्यों इंश्योर करने में लगा है कि मैं बेहतर होके वहाँ बैठूँ। हम दोनों एक ही चीज़ के लिए तो लड़ रहे हैं, और ये तो सच है कि ये कंपटीशन है, क्योंकि व्यक्ति की एक आदत है, सोसाइटी सोशोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल अकेला इनसिक्योर होता है, इनसिक्योर होता है, वीक होता है, और वो ऑलवेज़ कोशिश करता है कि वो किसी कलेक्टिविटी का हिस्सा बने, किसी ग्रुप का। यानी कि उसे ऑलवेज़ एक पोलैरिटी क्रिएट करनी होती है, अ पीपल हैविंग कॉमननेस टूवर्ड्स सम आइडिया। तो इफ़ someone in our circle and if everybody in our circle, they will follow that idea, they will follow that book, they will refer that, we will always try to join that group which is in the range of our comfort, or we will always try to make other people join that group। क्योंकि हमारे सर्कल में अगर कोई व्यक्ति हमसे अधिक पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि सत्य तो हम कहीं ना कहीं जान ही रहे हैं, जब उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके फैक्ट्स, डिटेल्स आ रहे हैं हमारे पास, हम डिस्कशन में ये देख पा रहे हैं, तो ये हमारे बीच एक बेचैनी तो पैदा करता ही होगा, हमें परेशानी तो होती ही होगी। तो ऐसे में हमारा हृदय कहाँ टिक पाता है। तो ऑलवेज़ ये होता है कि अब या तो हम अपनी अप्रोच बदलें, या तो हम ये कन्विंस कराएं खुद को किसी तरह से कि इसकी अप्रोच इनकरेक्ट है। चाहे अच्छा पढ़ रहा है, डीप पढ़ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव भी, बट शायद ये सही नहीं जा रहा है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इतना चाहिए नहीं है, इतना कब ख़त्म करेगा, रिवाइज कब करेगा, ये होगा कैसे, तू वाइंड अप कब करेगा,
आज तू ठीक है इस टॉपिक में, बट 12 और टॉपिक है, उसमें तू क्यों नहीं ठीक है, और उसमें तू कब ठीक होगा, और ऐसे ही ठीक होगा अगर उस टॉपिक में तो कितने दिनों में हो पाएगा, और तब ये उतना ठीक रह पाएगा। बम्बार्डमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, बम्बार्डमेंट ऑफ द थॉट्स। और हम जो एक ठहराव, एक स्थिर, एक आस्था से परिपूर्ण विचारधारा के साथ पढ़ना शुरू हुए थे, दैट ब्यूटी, दैट पीस इन आवर रूटीन, दैट पीस इन आवर रूम, दैट पीस इन आवर एम्बियंस डिवास्टेटेड, क्योंकि हमारा सुरक्षा घेरा भेद लिया गया है। व्यक्ति ने हमारी विचार पे अटैक कर दिया है, और अब हम शायद भ्रमित हो गए हैं। अब हम शायद इस विचार में आ गए कि इतनी अच्छे से तैयार अगर करूँगा टॉपिक, तो पहाड़ जैसे टॉपिक हैं बाकी कब करूँगा। अब इसकी एक विचारधारा देखिए, ये इसी समय ये कमांड नहीं देगा खुद को कि तैयारी छोड़, ये इसी समय ये कमांड देगा कि खुद ही बोल रहा है कि इतने अच्छे से अगर टॉपिक तैयार करूँगा, मैंने कन्विंस्ड है कि टॉपिक अच्छे से तैयार किया है। डाइकोटॉमी देखो, पैराडॉक्स देखो, कन्विंस्ड है कि अच्छे से तैयार हुआ है मेरा, तो अपना सत्य तो जानता ही है कि इतना समय लगा के ऐसे पीसफुली पढ़ा था तो ये ऐसा हुआ था, पूरी फुल क्वालिटी आई थी, प्रीलिम्स का, मेंस का जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा था सॉल्व हो रहा था सीमलेसली। और अगर ये टॉपिक अच्छे से तैयार होके ऐसे परफॉर्मेंस आ रही है तो रेस्ट ऑल द टॉपिक भी वैसे ही तैयार होके परफॉर्मेंस आएगी, ये जानता है। बट भ्रम ने घेरा कर लिया, बादल छा गए कि फिर इसी तरह से टॉपिक तैयार करूँगा तो ये सारे टॉपिक इतने टाइम लेंगे, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। लेवल चेंज करेगा पढ़ाई का, डिस्टॉर्ट करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, पर परस्यू करता रहेगा। सच को झूठ ला गया। अभी अभी टेस्टिफाई किया कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और अभी अभी एक्सेप्ट किया कि बिट कॉम्प्रोमाइज्ड स्टडी भी चल जाएगी, थोड़ी ब्रेस्ड मैनर में भी पढ़ लें तो चल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी पढ़ लें तो चल जाएगा। जैसे रिचुअलिस्टिकली टॉपिक कोई कवर करने हैं, जैसे रिवाज है, कोई किसी ने रिवाजी रूप में बताया है कि किसी तरह से लिस्ट बना के देनी है राशन की कि इतनी बुकें हो गई तेरी, इतने टॉपिक हो गए तेरे, इतना कर लिया तूने, बस इसे कर दे यार, ठीक है, लगा दे यार, टिक लगा दे, बस बता दे किसी को कि हो गया। ये ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आधी जंग जीत जाओगे अगर एक सुरक्षा घेरा बनाने में सफल हो पाओ तो, इन डिस्ट्रैक्शनों से बच पाओ तो। तुम कहीं नहीं छूट रहे रीसेंट डेवलपमेंट से, तुम कहीं नहीं छूटे जा रहे एग्ज़ाम से, मत चिंता करो। 2400 घंटे हर सोशल मीडिया या हर इनपुट रिसीव करना ज़रूरी नहीं, बंद कर दो कुछ समय, डिस्ट्रैक्शंस तोड़ो, अपना एक आइसोलेटेड पॉकेट क्रिएट करो, अपने सच को टेबल पे रखो सामने कि ये टॉपिक है, इसे सत्य के रूप में डिटेल में मुझे कन्विंस होने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, और ऐसे लाइक माइंडेड कल्चर में मैं रोज़ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और वहाँ पर मेरी डिस्कशंस चल रही हैं। तो जितनी की डेवलपमेंट्स या जितनी की जानकारियाँ ज़रूरी हैं हो रही हैं, बस पहले तो मुझे इसी में निपुण होना है जो मेरे हाथ में, मुझे इसी में स्किल्ड होना है जो मेरे हाथ में, और 1 by 1 मैं स्किल्ड हो जाऊँ। तो मतलब ये मजबूती बहुत कठिन है, तो प्लीज़ इसे अचीव करिए अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइफ में कोई भी सजेशन हमारे खुद के कन्विंस होने से बड़ा सजेशन नहीं होता। अगर आप कभी कन्विंस हो गए हैं कोई किताब या कोई कॉन्सेप्ट हाथ में लेके, या कोई मेंटर के हाथों कि हाँ ये विचारधारा या ये तरीका मेरी पढ़ाई का मेरे लिए सटीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको घड़ी घड़ी इसे बदलने की ज़रूरत है। इसे बेहतर कर सकते हैं, इसे एनरिच कर सकते हैं। जैसे कि आप इत्मीनान से पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, तैयार करिए, बेहतर करिए। कैसे? अब इत्मीनान से 15 का चैप्टर पॉलिटी के हो गए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट सराउंडिंग में हो रही हैं, उन केसेस को, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को, उन पार्टियों के स्पीचेस को, उन नेताओं की बातों को अब पढ़ना शुरू करिए ई आर्टिकल्स या अखबार के बाया।
अब खुद को ऐसे अपडेट करिए, खुद को ऐसे एनरिच करिए। अगर हिस्ट्री हो गई है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गई है, अब अपने आप पे आस्था रख के अपना कोई एक अखबार, सिंपल एक अखबार, या नहीं भी है तो अगर आप 3-4 दिन भी ढंग की चीज़ें मोबाइल पे पढ़ते, सजेशंस भी वही आने लगेंगे। तो वो जो ई आर्टिकल्स हैं उनको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, समझिए, खुद को एनरिच करिए। यू हैव योर ओन जर्नी and ultimately it will give you that knowledge, it will transform you। आप किसी भी चारों तरफ भाग रहे, हाथ पांव मार रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे व्यक्ति से मिल लेना, आप अधिक कंटेंट वाइज रिच होंगे, एक्सप्रेशन वाइज बहुत क्लियर होंगे, बहुत प्रॉम्प्ट होंगे आंसर्स में, और आपके पास सब्सिडरी क्वेश्चंस के आंसर करने की स्ट्रेंथ उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होगी। फिर वो आपको वल्नरेबल ठहराना चाहेगा, आपसे मल्टीपल चीज़ों पे चीज़ें पूछ लेगा उस डोमेन के बाहर जाके जो डोमेन अभी आप तैयार कर रहे हो। तो अगर आप उसे बताएंगे कि मैंने ये तैयार किया है, तो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व द टेंडेंसी, वो खुश नहीं होगा, उसी में आपकी गहराई नाप के उसकी एनवी, उसका द्वेष, उसका जेलस इस बात में झलकेगी कि वो उससे अलग 10 टॉपिक, 10 सब्जेक्टों पे 10 बातें पूछ के हर पॉइंट पे ये प्रे कर रहा होगा कि ये अब टूटे, अब टूटे, तो अब टूटे। और यदि कोई आपका वेलविशर है और आप उसको कहेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड कंटेम्प्रेरीज रेडी, काइंडली हैव डिस्कशन विद मी, दैट पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दैट इज़ द रियल असेसमेंट ना। आप एग्ज़ाम देते आए आज दिन तक बचपन में, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में टीचर ने आपसे एनवी रख के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे, आप यू आर गिविंग अ कस्टडी कि मैम आई एम रेडी फॉर द केमिस्ट्री एग्जाम, मैम इज़ गिविंग द कस्टडी, ओके आई एम रेडी टू असेस यू इन केमिस्ट्री, तो आपने आंसर कर देने, उन्हें ये यकीन है, ऐसे में उन्होंने बायो का क्वेश्चन डाल दिया, फिजिक्स का। रियल मैनर ऑफ असेसमेंट क्या है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में तैयार हुआ है और वो आप उस क्षेत्र में असेस करिए उसे। यार सिंपली जंपिंग इनटू द डिफरेंट क्वेश्चन, और अच्छा ये बता फिर, अच्छा और ये जरूरी नहीं है ना तेरे लिए, है ना भाई, क्या बात हो रही है भाई। वो तैयार हुआ है कुछ टॉपिक में, उसे बता रहे, अच्छा चंद्रयान में वो जो नया वाला उन्होंने इक्विपमेंट लगाया जिसकी वजह से तो ये नहीं तुझे करना ना, इसमें घुसा रहा है, फिर यही जरूरी है। मान लिया तेरे को ये आता है, पर इतना सारा जो नहीं आता है, आपने उसे ये कब बोला कि चंद्रयान आपके लिए ज़रूरी नहीं है? अपनी बात को घर में बैठ के एनालाइज करना, आपने उसे कभी भी नहीं बोला ये कि चंद्रयान ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही बोला कि मैंने अभी अपने सच को मानते हुए, टाइम वेस्ट किए बिना, पूरी ईमानदारी से टाइम देके ये सारा तैयार किया है, मुझे आज इस पे असेस कर। तू आइयो मेरे पास 6 महीने बाद, मैं असेसमेंट कराऊंगा अपनी ऐसे टॉपिकों पे भी जो तू आज मुझे पूछ रहा है, बट गिव मी 6 मंथ्स मोर, मैं करवा लूँगा। बट पेशेंस नहीं है उसमें। इस चक्कर में आपने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया, आप भ्रमित हो गए, आप टेंशन में हो गए। तो देन व्हाट, कि अगर मुझे बहुत अच्छे से पता लग गया है द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेसिडेंट विद द पार्लियामेंट, चंद्रयान तो नहीं आता ना, तो भाई तुमने नाश्ता किया है सुबह सुबह, है ना, और तुमने किसी को कहा है कि मैं नाश्ता करके आया हूँ, आई एम फुली रेडी, वो कह रहा है डिनर तो नहीं कर लिया ना, तो डिनर तो भाई डिनर के टाइम पे करेंगे। डिनर के लिए नाश्ता भी जुटला दें और लंच भी जुटला दें, है ना। तो डिनर तक जाने के लिए नाश्ता ही करना था, लंच ही करना था। 3 टाइम का खाना 3 ही टाइम में खाया जाता है, 1 टाइम में नहीं। ज़्यादा छलांग पंथी से कुछ होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एनरिच योर प्लेटर ऑफ ब्रेकफास्ट। उसे पौष्टिक बनाओ पूरा, उसे नियमित रूप में लेना शुरू करो, उसे समय पे लेना शुरू करो, संपूर्ण पोषण के साथ लेना शुरू करो, ताकि नाश्ते से जुड़ी सारी गलतियां खत्म। अब जंप टू द लंच एंड देन जंप टू द डिनर। फिर तीनों फॉर्मेट सेटल हैं, फिर इन्हें नए नए जो नई क्रॉप्स पता लग रही हैं सरकार को, नए नए फूड, उससे रेक्टिफाई करते रहो।
आधी अधूरी बुरकी नाश्ते की, आधा अधूरा कॉफी नाश्ते का, और रात का आधा अधूरा दूध डाल दिया किसी ने। बेटा चाय के साथ दही नहीं निगलते, सब पड़ जाएगा, खत्म कहानी। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, इवन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉथ, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। यू कैन नॉट बी सो रैंडम, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट अ टाइम, you can do everything by that time but not at a time. Okay, समझ आई ना ये बात? गुड इवनिंग। दिस अप्रोच you need to develop. आई बात समझ में? तो दूसरा घेरा है भ्रम को तोड़ना, खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना। ये किसी एक व्यक्ति या एक किताब या एक कॉन्सेप्ट की भक्ति करने जैसा नहीं है कि दूसरों की सुन समझ नहीं रहे। ये प्रैक्टिकल होना है, ये रेलेवेंट होना है। बुद्ध जब हुए तो किसने कहा कि जैन सही नहीं थे, जैनिज्म सही नहीं था? किसने बोली ये बात? पर बुद्धिज्म भी तो सही है ना भाई। अब जैनिज्म सही है, पर बुद्ध जैन ही हो जाएंगे, जैन बुद्ध ही हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? एक समय में ठीक है, दो सही चीजें हैं, तुम्हारा पर्पस इधर से रिजॉल्व हो रहा है, तुम करो ना। तो कोई ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको इस पर ये पट्टी पढ़ाए कि तुम्हें शायद इतनी सारी चीज़ें सीखने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है या रोका जा रहा है, तुम्हें एक तालाब का मेंढक बनाया जा रहा है, या ये वो। उत्तर दो स्थिरता के साथ कि मुझे तैराक बनना है, तैरना आवश्यक है, और तैरने के लिए जल चाहिए। जल यदि अभी तालाब ही का है तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तैरना अनिवार्य है। मैं सीख रहा हूँ और उसके लिए तालाब ही पर्याप्त है। स्विमिंग के लिए तो भाई स्विमिंग पूल ही है कि समुंदर में गिरा दूं जाके, कि जा तैर ले जाके और लहरें उठा करके बाहर मारें तट के आगे। वाई इट इज सो बैड कि हम तालाब के मेंढक हैं यार? वाई? इट इज गुड ना, एक्सेप्ट किया अगले ने कि हम मेंढक हैं, मान लिया उसने कि हम सीख गए तैरना, मान लिया उसने कि हम जल थल दोनों में रह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट हैप्पीनेस, आप टेंशन में आ गए कि मुझे तालाब का मेंढक कह दिया। तालाब से आएंगे नदी में, तालाब ही में ना आए तो नदी में कैसे मिलेंगे? बरसात का पानी एक दिन हमें नदी में ले जाएगा, वहां भी तैरेंगे। नदी से जाएंगे समुद्र में, क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, वो तालाब का मेंढक बोल गया निकालो मुझे बाहर, फेंको मुझे समुद्र में, खत्म मेरी कहानी। 4 महीने वहां, 6 महीने यहाँ लगाए, 15 महीने वहां, ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं किस कैसे कैसे कहाँ इन्हें कौन कौन से अड्डों पे बैठाया हो। 4 महीने मैंने वहां लगाए, 6 महीने मैंने वहां लगाए, 15 महीने मैंने कहाँ क्या लगाए भाई? क्यों लगाए? इतने लगे हुए से आदमी क्यों हो तुम कि तुम्हारी लग ही गए, है ना? और क्यों बता रहे हो कहाँ क्या लगाया? आंख मूंद के बैठो और पूछो कि भाई, पूछो कि क्या लॉ लगी है मेरी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने यहाँ लगाया, मैंने वहां लगाया, कौन पूछता है भाई? रंग कहाँ लगाया कौन पूछता है? तुम रंगे हो कि नहीं ये बताओ, रंग में ढले हो कि नहीं ये बताओ। मैंने पहले माथे पे लगाया, फिर नाक पे लगाया, फिर गाल पे, कौन पूछ रहा है? रंग में ढले हो कि नहीं बताओ। दैट्स ऑल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो इंद्रियां क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही, वो मेहनत क्योंकि हो नहीं रही, वो सत्य क्योंकि हो नहीं रहा, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई फॉर्मेट डिवाइस कर लिया, कोई स्ट्रेटजी डिवाइस कर ली, कोई मेथडोलॉजी किसी के पास है, वो जो कि उसकी मेहनत की वजह से शायद हो भी सकती है उसके पास, वो उसकी मेहनत थी, तो वो मेथडोलॉजी, वो डिवाइस्ड स्ट्रेटजी, वो टैक्ट शायद हम सीधे पैसे देके खरीद लें कहीं और पेपर निकल जाए। विद्या में ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होगा। अगर उसकी है भी तो वो उसकी है। फिर मैं अगर ये दावा करूं कि मेरे पास एक स्ट्रेंथ है दिन भर इतनी कंसंट्रेशन से इतनी पढ़ने की भी, मैं उसकी बदौलत तुम्हें ये बना दूंगा, वो अगर है भी मेरे पास तो वो मेरी है। मैं सिवाय प्रेरित करने के और कुछ कर नहीं सकता, मैं सिवाय तरीके बताने के और कुछ कर नहीं सकता, मैं सिवाय अच्छे लेक्चर देने कुछ कर नहीं सकता। तुम उतनी रूटीन पहले बनाओगे, तुम उतना बैठना सीखोगे, तुम उन्हें प्रोसेस करना सीखोगे, वो फिर तुम तब बनोगे। मैं कुछ करा सकता नहीं, कोई कुछ करा सकता नहीं, सब भ्रम है।
वो सर के बनाए हुए टॉप नोट्स हैं, उससे सब पेपर क्लियर होते हैं। सर की एक बड़ी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी होगी, सर पहले उसे कराएं, फिर अज्ञात लोगों को क्यों कराने बैठ गए? वो सर के अगर हैं भी तो सर की मेहनत है, सर तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हें भी फिर उसी लेवल की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द टॉपिक, द कोरिलेशन, द एप्लीकेबिलिटी, चेतन भाव लाना पड़ेगा, तो वो नोट्स तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, वरना वो डेड हैं। तो बशर्ते ये प्रमोट करने के कि तुम्हें ये ट्रेड्स आने चाहिए, कमर्शियल सोसाइटी ये प्रेशर क्रिएट करती है कि नोट्स प्रमोट करो, क्योंकि अगर ये ट्रेड्स आने चाहिए तो ये तो फिर वो व्यक्ति के गुण हो गए। जब वो कहेगा अब मुझे ये स्वयं ही विकसित करने हैं, मैं तुम्हें रोकड़ा क्यों दूं, तुम्हें पैसा क्यों दूं? तो जब हम उसे ये कह के फीड करेंगे कि इसके वाया ये स्वयं तुम्हें सफलता मिल ही जानी है, फिर ही वो इस पर पैसा खर्चेगा। तो सशक्तिकरण करना इतना आसान नहीं है आज की कमर्शियल लाइफ में। आप किसी को एम्पावर करने का नाटक तो कर सकते हैं, क्योंकि वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, नकली मोटिवेशन के नाम पर और नकली चीज़ों के नाम पर रियली किसी को अगर एम्पावर करना है तो ये त्याग से भरा मार्ग है, क्योंकि ये बहुत समय, धैर्य और पुरुषार्थ मांगता है, करने वाले का भी और जो हो रहा है एम्पावर उसका भी। इसलिए लाखों में से किसी एक पे सफल हो, बाकियों पे नहीं। आपका कंप्लीट मॉड्यूल फेल भी हो सकता है, लेकिन आप में यदि डर नहीं है फेल होने का, ये आप तभी फॉलो करेंगे। कमर्शियल सिस्टम ऐसे वर्क नहीं कर पाएगा, उसे प्रूवन चीज़ें चाहिए होती हैं। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये दूसरा एस्पेक्ट। अगला एस्पेक्ट, सर कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? बड़े लोग ये सवाल करते हैं, कितने घंटे पढ़ें? उत्तर सुनिए। देखिए, ये सवाल आप तब करते हैं जब मुझे लगता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको रस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप जब घूम फिर रहे हैं, आप जब अपने मनपसंद कार्यों में लगे हुए हैं, आपने कभी प्रश्न ही नहीं किया कि ये कितने घंटे करना है। आपको हमेशा गिल्ट हुआ है कि इतने घंटे क्यों करी जा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं, कुछ और भी कर लें, कुछ अच्छे काम भी कर लें। इतने घंटे क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल इसलिए नहीं है आपको उसमें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। जब किसी चीज़ में, किसी कार्य में रस आ जाए, आनंद आ जाए, तो घंटे कहाँ रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो जो हाथ में किताब है, वो जो सामने कॉन्सेप्ट है, वो जो एग्ज़ाम है, आप सही मायने में इससे कन्विंस्ड ही नहीं है, आप सहमत ही नहीं हुए अभी, आपका ये हुआ ही नहीं है, आपने अभी इसे अपना बनाया ही नहीं है, आपके आत्मसात हुआ ही नहीं है। आप या तो किसी पद के लिए, या किसी के कहे के मुताबिक, या किसी के कहने की वजह से, या किसी करियर की फॉर्म में, ड्यू टू मेनी रीजंस आपने बस इस पाथ को पकड़ा है अभी, और ऐसे में आप इसे कर रहे हैं। ये एक जैसे कि कोई सेटिंग है, एक सेटिंग में आप इसे कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ूंगा तो बाकी चीज़ें कब करूंगा, आनंद कब लूँगा, घूमने कब जाएंगे, त्यौहार कैसे मनाएंगे, रिश्तेदारी या यार दोस्त, मतलब अब जवानी सारी बर्बाद हो गई तो एंजॉय कब करें। मतलब प्रूवन है कि इसमें रस नहीं आ रहा, इसलिए रस कहीं और से मिलता है, तो वो कब करेंगे, ये सवाल बार बार हॉन्ट होता है। तो तब देखते हैं कि यही चीज़ इतने घंटे खा जाती है, तो फिर आप करते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना है, पूछते कितने घंटे पढ़ना है। और जब रस आ जाएगा, जब आनंद आ जाएगा, जब रस आ जाएगा एक थिएटर आर्टिस्ट को, एक मूवी एक्टर को, एक कवि को, तो हर चौक पे, चौराहे पे, कैफे पे कविता ही गढ़ रहा है। हर किरदार, हर पात्र, भीड़ भाड़, दुकानदार कविता का हिस्सा दिख रहा है। रस ही है। 24 घंटे कर रहे हैं, 24 घंटे रचनाकार है। That's their artist, and not all artists are same. There are few unique artists. Do you know why they are unique? Why they are so high priced? वो जो कर रहे हैं उन्हें उसी में रस आता है, इसलिए वो पूछते नहीं कि कितने घंटे करना है। लेकिन उनके पास तमाम असिस्टेंट हैं,
जो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं कि वो फलाने फलाने वकील के पास, फलाने आर्टिस्ट के पास, फलाने फलाने एक्टर के पास लगे हुए हैं, काम सीख रहे हैं। कभी ये लोग अपना नाम नहीं बना पाते, याद रखना, क्योंकि ये बस लगे पड़े हैं उसके पास एक टाइम बाउंड मैनर में कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। लेकिन वो वकील जो वकालत जी रहा है, रस वो अद्भुत होगा हमेशा, सुन लीजिएगा। ऐसे ही एक तपस्वी मोड में छात्र होता है सिविल्स की तैयारी में। अगर आपके हाथ में जो पुस्तक है, जो उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का अपनी लाइफ में पर्पस क्लियर है, और वो पर्पस ऐसे क्लियर है कि अगर आपको इस प्रोफाइल का, इस एग्ज़ाम का अपनी लाइफ में यूटिलिटी क्लियर है, पर्पस क्लियर है, आपका कोई उद्देश्य है, आपका कोई ध्येय है अगर, तो फिर तो रस आ रहा है। फिर तो बस सोने के लिए जाना पड़ता है, फिर तो बस नहाने धोने का एक समय है, कुछ प्राणायाम है, कुछ परिवार के साथ समय, बाकी तो फिर रस में है, बस 24 घंटे रस चल रहा है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो बस पढ़ रहे हैं। फिर तो इंद्रियां काटती नहीं कि ओए शाम हो गई, दोस्तों की कॉल आ गई, चल चले, रात के 9 बज गए, रिवाजी फ़ोन लगाने का समय आ गया, सोना बेबी टीटू, चल लगा। वरना नाराज, ज़िंदगी बर्बाद, जॉब लेके भी तो शादी करके पार्टनर ही बना के आगे ग्रो करना है, वही चला गया तो जॉब भी क्या। तो सोनू के टिट्टू की स्वीटी फिर यही बनेगा। तुम तो बनने से रहे बेटा, समझ में आई? तो रस चाहिए, और ये कोई बातूनी बातें नहीं है। आपके साथ हर रोज़ ये अनुभव होता है, जिस काम में आपको रस आता है तो आप बाद में कहते हैं टाइम का पता ही नहीं चला, कब इतने बज गए। ये जादू रोज़ होता है पता। अब वो किस में आ रहा है रस आपको, वो डीजे पार्टी में आ रहा है या शादी में आ रहा है, ये मुझे नहीं पता, पर वो रस तो आता है। तो जब पढ़ाई में, इस प्रक्रिया में, इस विद्या में रस आने लगेगा तो कितने घंटे वाला कंसेप्ट भूल जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए भाई, जो टीचर बताते हैं वो भी उनका ही जाने। बच्चे की एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका उन घंटों में डिवोशन का लेवल, उसकी पावर ऑफ कोरिलेशन, उसकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग, उसकी रीडिंग की कंसंट्रेशन। भाई मुझे कुछ पता नहीं है और मैं बता रहा हूँ 8 से 10 घंटे ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ पर्याप्त है। वायरल होने के लिए ये बातें चल सकती हैं, पर प्रैक्टिकली ये कितनों पे सही है मैं नहीं जानता। तो इसे ही जोड़ना कि रस आना चाहिए, समझ आना चाहिए, व्यवहार, खुशी आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि माय गॉड, एक हिमालय था और उसकी शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं भी थी। इन्हें आउटर हिमालय कह के पुकारा जाता है, पता ही नहीं था, आज पता लगा। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, वरना ये जीवन ऐसे ही बीत जाता। एक हिमालय है जिसे मिडिल हिमालय कहते हैं, वो लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, वही हिमाचल भी जाना जाता है, और सभी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट रिज़ॉर्ट इसी पे आते हैं। जैसे ये एक ग्रेट हिमालय है। जब ध्यान अवस्था में किताब पढ़ने के बाद आप मंत्र की तरह, शास्त्र की तरह, आत्मन चेतन की तरह अभ्यास कर रहे हैं तो घंटे तो कहाँ बीत जाते हैं, किससे पता चलता है। ये तो रस्मय है, बस एक हमारा कमरा होता है, एक हमारी लैंप, हमारी किताबें, हमारा स्टडी टेबल, एक हम होते हैं और बस ख़त्म कहानी। That's all। अब आप इसी को अपनी स्मरण शक्ति से नोट्स में लिख लें, इसके बेस पे MCQ कर लें, इसके बेस पे सामने मैप चिपका कर पे उस पे मार्क कर लें। ये हैं सारी प्रैक्टिसेस, कर लीजिए, अच्छी बात है। बट ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और रस में नहीं हैं, ये बोगस है, वो बोगस है। वो दीवारों पे तमाम एनवायरमेंटल कन्वेंशंस चिपका रखी हैं, तमाम मैप चिपका रखे हैं, तमाम हाथों में पर्चियाँ लगा रखी हैं, तमाम किताबें सावन, तमाम MCQ अलग, ज्योग्राफी की MCQ की किताब अलग, पॉलिटी की अलग, एकदम लगे पड़े हैं। फटाफट ज्योग्राफी की किताब का चैप्टर खोला, हिमालय, इधर से उससे एसोसिएटेड MCQ खोले, फटाफट पहले 10-12 MCQ देख लिए, फिर उसी लाइट में ये से पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें लाइनें मिलने लगी किताबों में, और MCQ क्लियर, सारा मैटर सेट, ओवरलैप, मामला डन। ये ठीक है, इंतज़ाम है, लेकिन अंततः इसे साइड करके हिमालय क्या समझ आया है
क्यों किया है, उद्देश्य क्या है, ये तय करेगा कि ये कब तक आपके साथ चलेगा। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको ऑर्गेनिकली कितनी स्ट्रेंथ देगा, इस पे खड़ा है। तो जिसके पास मेंटोर नहीं है, टीचर नहीं है, वो MCQ से आइडिया लगाते हैं कि कहाँ से कैसे कितना पढ़ना है। पर जिनके पास अगर मेंटोर हैं और वो इन प्रोसेसेस से गुजरे हैं और वो आपको लेक्चरों में हर महीने में वो बातें एम्फेसाइज इनफ मैनर में पहले ही करा दे रहे हैं, फिर मुझे लगता है इन प्रैक्टिसेस के बजाय अभी पहले जाने की बजाय इन्हें सिर्फ टेस्ट के लिए रखा जाए, सिंपल टेस्ट दिए जाए, जस्ट एंजॉय दैट, एंजॉय द रस। डर से मैं हिमालय कर रहे हैं, हिमालय ने हिमालया नहीं, ऐसे नहीं भाई। ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, ये यहाँ से चलता है। तो इसका जो है यहाँ पर है ये नंगा पर्वत से ऐसे आकर के इसमें जो वैली ऑफ कश्मीर है, इसके इधर जो है करेवा और इधर एक पीरापंजाला, उधर एक जास्कर है और इसमें ये है गॉड बहुत था। इतने में हिमालय करके हटे गंगा के मैदान, उसके बाद प्लेट्यू आ गया, उसमें बघेलखंड। हिमालय भूल गया मेरे को तो। लुक, इट इज नॉट बैड, ये गलत नहीं है, ये कोई शर्म का कारण नहीं है। इससे लाख गुना हॉरिबल चीजें हमारे साथ हुई जब हमने पढ़ना शुरू किया। गलत ये है एडमिट ना करना, गलत है ये कि सत्य रूप दिख भी गया, इतना भयावह है आपका सत्य रूप, लेकिन फिर भी ये कमांड देना कि तब किसको याद रहता है इतना, किसी को भी नहीं होगा। जब पेपर देखेंगे याद आ जाएगा, जब MCQ देखेंगे आ जाएगा, जब हो जाएगा, ऐसे ही करना था। ये गलत है। अगर आवाज आई है दिल से कि यार एक बार जाके पक्का कर हिमालय और ढंग से, यार इतने घंटे वेस्ट कर दिए 18-20 साल की उम्र तक, 1 घंटा और लगा दे, क्या हो गया। इतनी बड़ी पदवी पर पहुंच रहा है, क्या दिक्कत है, दुनिया बदलने वाला है, तुम कर ले, फिर क्या है, लगा दे 2 घंटे। पर कितने घंटे तो इधर उधर भी जाते हैं ना। उसके बाद पढ़ने के लिए एंड में जो घंटे बचते ही बड़े चींगू से हैं। इन्हीं का घंटे होते हैं चवन्नी छुट्टे पैसे की तरह, और वो भी अगर मुड़ हिमालय पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो बड़ी पॉकेटी और टाइम, कहते बड़ी टाइम की बड़ी कमी है, ऐसे में आप कितनी बार ऐसे करेंगे। तो इसमें इसको स्ट्रेटेजाइज करिए इसको। भाई ये वर्ड अच्छे हैं सुनने में, प्रैक्टिकली करके देख लेना फिर स्ट्रेटेजाइज। आई बात समझ में। मेन एलिमेंट इज कि अगर टाइम हर जगह से वेस्टेज लीकेज रोक ली गई है, फिर यू हैव एम्पल टाइम इन अ डे टू डू सच प्रैक्टिसेस, एम्पल। और महीने बाद 1.5 महीने बाद यार अगर किसी लॉन में बैठ के छत पे चढ़ के एक बार फिजियोग्राफी देख भी लें तो क्या जाता है, क्योंकि थोड़ी मांगती है वो, मेमोरी पावर मांगती है वो। अगर हर 1.5-2 महीने बाद बैठ भी जाएं कभी एकांत में और दोबारा खोल लें कि खोल यार एक बार फिर हिमालय, क्या जाता है यार। अगर ग्राउंड पूरी तैयार हो रखी ढंग से तो कैसी ईगो है कि नहीं देखना। इन समय होगा पर्याप्त, पूर्ण समर्पित हो, रस में जी रहे हो तो ही ये कर पाओगे, क्योंकि मन से पूछोगे कि और करना भी क्या है। सो लिए 7 घंटे, घर वालों के साथ रात को डिनर कर ही लिया है, नहाने धोने में प्रयास समय लगा ही दिया है, एक्सरसाइज प्राणायाम आधा पौना घंटा हो गया है, अब पढ़ना ही तो है। चलो पढ़ ले, चलो रस में जी लें। पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे बीत गए, बड़ा अच्छा समझ में आया राष्ट्रपति, बड़े सुंदर समझ में आया कि राष्ट्रपति क्यों कहलाते हैं, राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प क्यों कहा जाता है, अगर कहा जाता है फिर भी ऑफिस मेंटेन क्यों है, बड़ा अच्छा समझ आया। अब कुछ 2-3 घंटे से पढ़ ही जा रहे हैं, क्या बात है। लिख लो 1 घंटा ब्लैंक शीटों पे लिख लो, इसे लिख दो, अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर सुंदर करके जितना लिख सकते हो लिख दो, कल और सुधार लेना, परसों और लिख भी लो, इतनी बड़ी क्या बात है। सर कितना लिखें एक दिन में, कितना MCQ करें एक दिन में, कितना फलाना करे, कितना डमकाना करे, इतना आर्टिफिशियल क्यों कर रहे हो यार। तुम्हें एक व्यक्तित्व बनना है, एक जागरूक व्यक्तित्व बनना है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तुम आकलन करो अपना कि योग्यता की कमी कहाँ रह रही है, हो जाओ मजबूत, इतनी क्या दिक्कत है, देख लो लिख के, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो कितने घंटे पढ़ना है तो ये रस पे देख लेना है। किसी के मोटिवेशनल वीडियो, किसी के दबाव में, किसी के कुछ में लगा लोगे कभी 6-8 घंटा या 10 घंटा भी, तो वो चलना नहीं।
और लगा रहे हो 12-14 घंटे, और अगर भगवान ना करे प्रीलिम में रह गए तो फिर ले लगे फाड़ के किताबें उड़ाने। 16 घंटे बर्बाद कर दिए लाइफ के, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, आज के बाद मैं तेरी चौखट नहीं चढ़ूंगा। वो फिल्मों में सही लगता है ना? फिर मतलब दबाव में इतने इतने घंटे लगा रहे हो अगर, और अगर रस है तो फिर कमी क्या है? 2008 में चंद्रयान भेजा था हमने पहला, और बड़ी अच्छी तरह से अपना ऑर्बिटर था, घूम भी रहा था, तब भी था, आज भी है। सफल नहीं हो पाए उस काम में जो इस बार चंद्रयान 3 में हुआ। 2019 में चंद्रयान भेजा, 2.1 कहीं कहीं 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह गया, कांटेक्ट लूज हो गया। 2023 में सफल हुए हैं भाई। परसेवरेंस, ये परसेवरेंस थी जिसने जिताया है, आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और अब सब तालियां बजा रहे हैं। उस रहस्य को नहीं सीखेंगे, प्रेरणा जो लेनी चाहिए वो नहीं लेंगे, प्राउड करेंगे सीधे ही। मैं मानता हूँ आत्म अनुभव के बिना किया गया प्राउड भी सही नहीं। हमें उस परसेवरेंस पे ध्यान देना चाहिए। आज भारत अंततः जीता है और तुम सब गर्व से भरे हुए हो। क्यों? जानते हो, भारत जानता था उसका पहला कदम जो उठाए सही दिशा में उठाए। कमियां रह सकती हैं, जीत के रहेंगे, जीत के रहा वो। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर पहला मुल्क बना है जिसने अपना रोवर लैंड करा दिया, और वो घूम रहा है वहां पे। गर्व की बात ये ना होकर के गर्व की बात ये है कि सलाम है उस विचार को जिसने ये सत्य माना कि कर लेंगे, क्योंकि दिशा सही है हमारी। आएंगी अड़चने, मिलेंगी विफलताएं, होंगे सफल, हो गए सफल, बन गए विजयी। पर बना चंद्रयान की बात कर रहे थे 2008 में, है ना? बना चंद्रयान रहे थे, चल भूमियान रहा था, मान लो। संकल्प कोई लिया है, पहला कदम कोई उठाया, अगले कदम ही कुछ और। फिर 2023 तो छोड़ दो बेटा, 30,023 कहीं कुछ नहीं बनना कभी, क्योंकि तुम्हारा समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर क्या चल रहा है। क्रमबद्ध तरीके से एक चीज पकड़ करके एक सार से हम कुछ खत्म ही नहीं कर रहे, हम कुछ निपटा ही नहीं रहे, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। इंतजामात बहुत कर लिए हैं, थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, जैसा फैलाव कर दिया कुछ। छिटपुट वर्षा न खेतों के काम आई, ना जल के, ना जलाशयों के। टिक के बरसती पहाड़ों पे ही सही, नदियों का स्तर तो बढ़ता, खेत तो सिंचित होते, पर टिक के बरसती, अच्छे से बरसती। ये कहानी थी। आई बात समझ में? तो कितने घंटे करना चाहिए? सर करंट अफेयर कब करना है? सर कब पढ़ना है? ये सब सारा अखबार बताइए सर, सारा मैगजीन बताइए, अपना दम दिखाइए सर, बताइए आपको कितना पता है सर, बताइए आपको पता है। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू भी है, कोई फ्रंट लाइन भी है सर, योजना भी, कुरुक्षेत्र भी, प्रतियोगिता दर्पण भी है सर, फलाना ढमकाना। बता दो ना एक बार कि आप क्या हो सर, अपना ईगो दिखा दो सर, हमें मार दो सर, दबा दो सर। ये सर बहुत अच्छा है। और सर ने गलती से भी 4 दिन हो गए पढ़ते जाते, सर ने नहीं कहा कि द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। घर वाले सर कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं? अभी तक हिंदू लगाया नहीं, रिवाजी अखबार अभी तक नहीं कराया तुझे, नहीं करा पाना इसने यार। और खुद कैसे थे? खुद कौन है? खुद बचपन में बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाते रहे साल भर, तभी लगा देनी थी उसे विलियम शेक्सपियर की पोएमें, लगा देनी थी। तब बड़ा धीरज रख के बैठे हुए थे कि अभी यही सीख ले, फिर शब्द बनाना सीखना, फिर सेंटेंस सिखाएंगे, फिर पैराग्राफ, फिर जब बड़ा होगा धीरे धीरे नॉवेल लगेंगे, फिर उन्हें पढ़ना। लेकिन अब पहले दिन से तुझे सारे बम्बू सर ने दिखाए कि नहीं। और ऐसे में सर भी इगोइस्टिक, बच्चे ने आके हल्का सा कहा सर अखबार कब पढ़ेंगे? अखबार पढ़नी है, लिखो, पढ़ो ये सारी अखबार है। और बच्चा ना बर्बाद, ना घर वालों कुछ कहने लायक, ना यहाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम एक ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपको पहले दिन से ये क्लियर है कि दिस एग्जाम इज अ होलसम स्कीम, तो ये उसका एक बॉक्स है। इफ इट इज अ स्कीम, अगर आपने इसे एज अ स्कीम फॉलो किया एंड यू आर कमिटेड कि आप फुल करेंगे, इस स्कीम को पूरा करेंगे, कि ये पूरी एक पॉलिसी और यू विल कंप्लीट इट, तो इस बॉक्स के शुरुआती हिस्सों में जो जरूरी है आप बिना धीरज गवाए, बिना धैर्य गवाए वो करेंगे।
मध्य के हिस्सों में जाके जो जरूरी है वो करेंगे, अंतिम हिस्सों में जो जरूरी है वो करेंगे। अंतिम हिस्से वाले को उठा के ला के पहले ही हिस्से में करने की आग क्यों होगी? अगर सच पता होगा, अगर एक स्कीम के साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसे घुमा घुमा करके काठी डाल रहे हैं, कड़क एक बार में डली कि नहीं, फिर डाल, फिर डाली, शिट, तीसरी बार डाल। ये कोई मस्ताया हुआ घोड़ा नहीं है जैसे तुम 10 बार अटेम्प्ट करके नकेल डाल दो डल जाएगी। कि तू शुरू तो कर पढ़ना, तू शुरू तो कर अखबारें, सारा आएगा इसी में से ही, सारा करंट अफेयर में से ही आता है, उसे ही स्टैटिक के साथ जोड़ के करना है, सारा करंट से स्टैटिक निकालना है। ये जो बोल रहा है ना, इसे पूछना कि कैरियर और करियर के स्पेलिंग का फर्क बता दे भाई। तेरा स्टैटिक और करंट तो यही बना दूंगा मैं, शायद बता ना पाए। ये अभी भी गुड्स कैरियर को करियर से जोड़ के देखता होगा। तो दिस इज नॉट द रियलिटी। आई बात समझ में? द रियलिटी इज ऑल बुक्स आर हाईली अपडेटेड, रीड द ऑथर्स विच आर अपडेटेड ऑथर्स। तमाम डेवलपमेंट्स उन्होंने ही डाली और यूपीएससी ने ऐसी कोई आई शपथ सौगंध नहीं खाई कि परसों वाला पूछेंगे, जो तूने नहीं पढ़ा ना वो पूछेंगे। वो आपसे एक सिविल सर्वेंट के लेवल की मैच्योरिटी चाहते हैं। तो जो भी रेलेवेंट है, व्यवहारिक है, जिन मुद्दों ने भारत को दशकों से प्रभावित किया है, जिसकी समाधान की ज़रूरत है, उससे एसोसिएटेड पूछेंगे। किताबों में वो है, पहला तो सत्य ये है। दूसरा, किताबों के कॉन्सेप्ट सारे डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करने हैं, ऑथर अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे उन सीखे हुए सब्जेक्टों से एसोसिएटेड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये तभी है जो व्यक्ति पहले दिन से क्लियर है कि मेरी एक स्कीम है। तो एक बात हमेशा याद रखना, खाना बनाते समय तक इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पहले क्या डालना है, बीच में क्या डालना है, एंड में क्या डालना है। वो खाना जल्दी नहीं बनता जिसमें एंड वाली चीज़ पहले ही डाल दो, कि जब डालना ही है तो पहले ही पा दे, जल्दी बन जाएगा, डलवा लेना फिर। तो जो गार्निशिंग है ना भाई, जब वो डालनी है एंड में, तो गार्निशिंग पे खीर नहीं डाली जाती भाई, खीर पे डाली जाती है। खीर तो बना ले, खीर तो बना ले भाई, दूध तो खौला ले, कोई चीनी चूनी डाल ले, कुछ गाढ़ा तो कर ले, रंग तो ले, चावल तो उबाल ले। ये कैसी जिदपंथी है, ये सब इकट्ठे ही बना दे, कुछ नहीं बनना। उसे कहते पंजाबी में गतावा, वो कोई नहीं खाता। पशु भी नकार देते, कहते आ गई हुए इतना अनकल्चर्ड फूड, इससे अच्छा तो देसी घास खा ले जाके, नीचे से ऊपर की ओर ग्रो हुई है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। उसके भी ऊपर हरी हरी कुमलियां हैं, नीचे ही है पक्का माल, हम ऊपर ऊपर से खा लेंगे। कितना खुश होता है हिरन ऊपर ऊपर से खा के। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अब जब जड़ें लगा ही दी हैं पेड़ की, तो यार उस जड़ों में ही आम बांध देना यार, बांधना भाई, जड़ें लगी हैं, तना बनने दो, आने दो टहनियाँ और पत्तियाँ, लगेंगे ना आम भी। इतने अधीर क्यों हो? तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम टिकने वाले नहीं, तुम्हें पूरा यकीन है कि गुल्ली कभी भी गिर जाएगी, डंडा कभी भी उड़ जाएगा। जब तुम्हें पूरा ट्रस्ट है कि इसकी एक स्कीम है और हम इस स्कीम की पालना करेंगे दिन रात पूरे रस में रह के, तो वेट करो ना, आएगा समय। पढ़ना कितना करंट पढ़ना है, क्योंकि तुम योग्य ही तब बनोगे, वरना सारे दिन प्लेथोरा ऑफ चैनल्स giving you the mere dictation of the English newspaper or the Hindi newspaper, and you are feeding to all those translations. Chaos. और एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट आ गया तो कहते पढ़ा तो सुना तो सारा था, पूछते कैसे हैं ये लोग, अलग ही चीज क्यों जानते हैं ये लोग, इन्हें ऐसा ही क्यों जानना है। हमने सारा पढ़ा चंद्रयान में क्या 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 लगा है, इन्होंने ये क्यों पूछ लिया कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक संदर्भ में चंद्रयान जैसे विकास का क्या योगदान है, बताओ। अरे माय गॉड यार, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। मैंने कितनी मुश्किल से वो सारे इक्विपमेंट याद किए थे। अच्छी बात है किए थे, किसने प्रॉब्लम, किसने कहा गलत है, वो भी आ जाएंगे, ये भी कर लो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो लुक, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग टू इनिशिएट। हर चीज के आरंभ का एक सही समय आता है एक छात्र के जीवन में, और वो अध्याय तभी आरंभ होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, जब उसकी बुनियादें, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑथर सब अच्छे से वो कर रहा है। कोई अंतर नहीं पड़ता। 4 मिनट से ज़्यादा अगर वो खबर टाइम लेती है तो बताना, चाहते हो तो कल ऑन रिकॉर्ड तुम जितने बैठे हो सबको मौका दिया जाएगा ओपन खबर सेलेक्ट करके देने का। ऑन रिकॉर्ड पढ़ूंगा, बंद करूंगा, लिखी हुई खबर से बाखूबी सुंदर तरीके से समझा दूंगा। आप तैयार होने चाहिए, फिर कुछ मैटर नहीं कर रहा। यू विल ईजिली डू इट। लेकिन आता ही कुछ नहीं और अखबार लेके बैठे हो तो आदतें पड़ेंगी, करंट पढ़ना जानोगे, सीखना जानोगे। अब तो वो दौर ही गए, आदतें थोड़ा ना डालनी है। ऑफिसर बनना है भाई, पापा ऑफिसर बनना है, अखबार पढ़ने की आदत थोड़ा ना डालनी है। अब तो ऑफिसर बनना है, अखबार तो पैदा कर देंगे। आप समय तो दीजिए। अब नाटक नहीं करने हमने, अब एक्टिंग नहीं करनी कि किसी को फीलिंग आए कि एटलीस्ट इसने आदत डाल दी अखबार पढ़ने की। अखबार का राइटर, अखबार का पत्रकार हमसे सवाल करेगा, उसके कॉन्फ्रेंस में आंसर देने हैं। इस योग्य बनने के राह पर सत्य में चल पड़े हैं। धीरज रखिए, पढ़ने दीजिए, करने दीजिए, तैयार होने दीजिए। अखबार तो घोल के पी जाएंगे, आप चिंता ना करिए, समय आने दीजिए, सब करेंगे। तो देयर इज़ अ राइट टाइम टू डू एवरीथिंग। सर मोटिवेशन नहीं मिलता है, इतना सुनता हूँ मैं, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकरों को, इतने कोट पढ़ता हूँ अच्छे अच्छे, फिर भी कुछ नहीं होता। This wholesome concept of motivational culture is completely the bogus culture. I will tell you how. Look, मान लीजिए मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, बीट एनीथिंग, आई हैव मैनी लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैं उन लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ और अल्टीमेटली मैंने चैलेंजेस को पार पाया है और मैं सीखा हूँ। समझ आया? ये मेरा अनुभव है और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चुनौतियों से पार पा सकते हैं। ये एक बात हुई, इसे मात्र सुन लेने से आप कैसे मोटिवेट हो गए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक आर्टिस्ट जब थिएटर में परफॉर्म कर रहा होता है ना, उस आर्टिस्ट के द्वारा हुई परफॉर्मेंस को सामने बैठा एक आर्टिस्ट इतने बेस्ट मैनर में असेस कैसे कर लेता है जानते हो? वो इतनी प्रेज क्यों करता है? क्योंकि उस परफॉर्मेंस को यील्ड करने के लिए उस आर्टिस्ट ने दिन रात जो चैलेंजेस फेस करे हैं, ये वो आर्टिस्ट ही जानता है जो स्टेज पे है, और इसे सही में दूसरा वो व्यक्ति जानता है जो सेम उस फील्ड में है। ओनली दैट पर्सन कैन सेलिब्रेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय दैट पर्सन टू नर्चर दैट आर्ट। That's why that person can ultimately celebrate that art and praise that person. ऐसे में उस व्यक्ति को देख करके ये व्यक्ति जब मोटिवेटेड हुआ है, इसका बड़ा कारण इसके खुद के सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं जो इसे ऑर्गेनिकली मोटिवेट कर रहे हैं। अदरवाइज ये उसकी कही बातों को हेरोइक मैनर में तो लेगा, ये हेरोइज्म तो हो सकता है बट ये रियल नहीं होगा। इसके लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना कि आप अपने आत्म अनुभवों की जर्नी से गुजर के अपने अंदर एक ऑर्गेनिक सा मोटिवेशन लाइए, क्योंकि सामने समस्याएं ऑर्गेनिक हैं, वो व्यक्ति ये फॉलो करने से चूकेगा, कहेगा ये बहुत मुश्किल है। तो फिर हमारे लिए इजी क्या होता है? इजी ये है कि आप लोगों के सामने किसी चीज़ को हीरोइक बना के प्रेजेंट करें। और जब हम किसी चीज़ को हीरोइक बना के प्रेजेंट करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, उसके साथ एसोसिएटेड बैकग्राउंड म्यूज़िक्स, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके सराउंड की वो लाइट की लाइन, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रेजेंटेशन, ये सब है क्योंकि हावी हो गया है हीरोइज़म। जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं चूक गया, क्योंकि हीरोइज़म बिकता है, आप हीरोइज़म से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये आप में असर पैदा करे, आपको बदले, ये शायद बहुत कठिन है। क्योंकि सही में जिस पर वो फिल्माया गया है वो व्यक्ति शायद वो कार्य करते हुए उन कॉस्ट्यूम्स का ध्यान भी ना रख रहा होगा, वो उसके पीछे कोई म्यूज़िक भी नहीं चल रहा होगा, शायद वो खेतों में मिट्टी से मिट्टी हुआ होगा, वो अनुभवों में जी रहा होगा। ये उसका सत्य है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, वो मोटिवेटेड है। लेकिन आपके सामने उसे जब मूवी में पेश किया जाएगा तो हीरोइक स्ट्रेचर दे दिया जाएगा।
आप आज के सभी वायरल वीडियोस को देख लीजिए, वो बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक, बिना टोन, बिना स्पेशल इफ़ेक्ट्स के आ ही नहीं रहे, क्योंकि वो हीरोइज़्म ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वो रियल एक्सपीरियंसेस। ऐसे में एक धुआं है, एक बादल है, बस आपके काम का नहीं। जब तक उस बादल से गुजरोगे नहीं, जब तक नमी शरीर को छुएगी नहीं, जब तक आत्म अनुभव करोगे नहीं, तब तक कुछ कन्विंस होगे नहीं, तब तक कोई मोटिवेशन आजीवन की बनेगी नहीं, तब तक कुछ होना नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय सुनते रहेंगे चिक 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 चूम चिचंग चुंग चुम, म्यूजिक बनते रहेंगे। क्या परिवर्तन लाएंगे तुम में? ये फुकरपंथी लेके आएंगे। पंजाबी में कहते हैं फुकरपंथी, द स्यूडो हीरोइज्म, द स्यूडो एनर्जी, द स्यूडो मोटिवेशन। आज रात पढ़ लेंगे, कल क्या, कल क्या, 2 दिन पढ़ लेंगे, परसों क्या, 4 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या। लेकिन आपने यदि अपने आत्म अनुभवों से सीख करके सहमति बना ली है, आप कन्विंस्ड हैं, आपके पास एक उद्देश्य है, आप दिशाहीन नहीं हैं, एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, एक ध्येय है, ये तो मोटिवेशन स्वयं में ही है। उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है, कहीं से मोटिवेशन इम्पोज किया गया है, हर रोज डीरेल हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। So please don't listen to all of those motivational videos. People, read your NCERTs, read your books. They will give you the ultimate motivation. They will strengthen you. उसके बाद अच्छे अच्छे लोगों को पढ़िए, फिर हिंद स्वराज पढ़िए, फिर भगत सिंह पढ़िए, फिर महात्मा गांधी पढ़िए, फिर गुरु नानक देव पढ़िए, फिर पैगंबर मोहम्मद पढ़िए, फिर जीसस क्राइस्ट पढ़िए, फिर पढ़िए जितनों को पढ़ना है, फिर पढ़िए राम की जीवनी, फिर पढ़िए कृष्ण को, फिर तमाम खुद के अनुभवों से बनो ना मोटिवेटेड यार। खुद निकालना सीखो ना चीज़ों को, किसी लाइन में से मायने खुद निकालने सीखो। खुद पढ़ नहीं रहे हो, खुद आत्मा अनुभव कर नहीं रहे हो, खुद सशक्त बन नहीं रहे हो। कोई व्यक्ति कोई स्टोरी कहीं से किसी की जान के 2 घंटे का वीडियो बना के आवाजें निकाल के तुम्हें फूकें छका रहा है और तुम वो फूक छक रहे हो। पता भी है भगत सिंह ने क्या किया था यार, ऐसे तो नहीं किया था यार, इसके वाया क्यों जान रहे हो भगत सिंह को यार। एक सोशलिज्म पढ़ो, समाजवाद पढ़ो, भारत का स्वतंत्रता का संग्राम पढ़ो, उसमें दी हुई आहुतियों को पढ़ो, भगत सिंह की विचारधारा को पढ़ो, उसकी खुद की बताई हुई विचारों को, बातों को पढ़ो, फिर महसूस करो ना भगत सिंह को, जियो ना भगत सिंह को, अपनाओ ना अपने कैरेक्टर में भगत सिंह को। ये हुई ना रियल भगत सिंह, ये हुई ना मोटिवेशन, ये हुए आप। तो इस नकली किरदार से हमें बचना है, हमारा नकली किरदार विकसित नहीं होना चाहिए। तो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्जी मोटिवेशनों से बचो। सर मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, सर प्रीलिम्स के मुताबिक पढ़ना है कि मेंस के हिसाब से पढ़ना है, सर इंटर राइटिंग कब करनी है? 4 सब्जेक्ट तुम्हारे तैयार नहीं, 4 किताबें संग से संपूर्णता से पढ़ी नहीं, 4 बातों पर विचार अभी मौखिक रूप में रखने योग्य हुए नहीं, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दे। नाटक जरूर सिखा सकता हूँ, ये ओपनिंग है, ये मेंस का ढांचा है, ये क्लोजिंग है, ये 10 वर्ड है, कहीं एग्जामिन है, कहीं डिस्क्राइब है, कहीं एक्सप्लेन है, कहीं कमेंट है, इसका ये कर लेना। भाई कंटेंट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब सीख के क्या करोगे? और पहले दिन से ही एनसीईआरटीयाँ पढ़ रहे हो, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्यों नहीं लिखते तुम? क्यों लगता है तुमको कि वो क्वेश्चन मेंस में नहीं आएंगे? उससे ऊपर कुछ आएगा नहीं, मैं दावा करता हूँ। तुम उतना अपनी सोच को बनाओ कि उस क्वेश्चन का तुम दायरा कितना बड़ा कर सकते हो, तो फिर तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है। चर्चिल ने महात्मा गांधी से एक आम सा सवाल किया कि भारत कैसा है। अब इस आम से सवाल का एक खास सा उत्तर देना तो महात्मा गांधी की जिम्मेदारी है कि मेरे जैसा है। और फिर उन्होंने बताया कि कैसा है। कब से पढ़ते आ रहे हैं हमने, कितनी बार मैंने लेक्चरों में ये बात बोली है, पंजाबी में पढ़ा करते थे। चर्चिल पूछा भारत कैसा, उसने आख्या मेरे जैसा। उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जब आइडियोलॉजी रखी कि भारत ऐसा है, चर्चिल के इतने के प्रश्न को उन्होंने चर्चिल के दर्शन का आधार बना दिया। चर्चिल को दर्शन हो गया कि भाई किससे मिल रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम बढ़ाओ उसका लेवल, बनाओ उसका लेवल। क्वेश्चन तो बड़ा
बेहतरीन है। तो पहले ही दिन से लिखो, 5000 क्वेश्चन लिख जाओगे एनसीईआरटी खत्म करते करते। किसने हाथ रोके तुम्हारे? मेंस आंसर करा दो, कर लो। और उसके नाम पे मेंस वर्कशॉप चल रही है, मेंस की आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस। और वो कर रहे हैं जिनका अभी प्रीलिम्स में बैठे बूटे भी नहीं, बैठे तो कभी कुछ हुआ नहीं। भाई तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, सब्जेक्ट तुम्हारे सारे तैयार हैं, अच्छे से सारी ओके रिपोर्ट है, 3 महीने 4 महीने का गैप है, आधा दिन दो राइटिंग प्रैक्टिस और आधा दिन रिवीजन में। भाई 3 सब्जेक्टों पर भी अगर लिखना जान गए तो कला आ गई, अप्रोच डेवलप हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्वेश्चन कैसे पढ़ के उत्तर कैसे देते हैं। बाकी 6-7 सब्जेक्टों लिख के देखने की क्या जरूरत है? 2 का क्लियर है, 3 का क्लियर है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा ना, सब में हो गया ना। तुमको हाई जंप सिखा दिया है, अब वो आर्मी की ट्रेनिंग में हाई जंप मरवाए तुमसे, या सीआरपीएफ वाले मरवाए, या पंजाब पुलिस वाले मरवाए, अब तुम कहोगे एक बार पंजाब पुलिस के ग्राउंड में जाके भी मार के देखनी है। हाई जंप सिखा दी मैंने, सिखा दी। तुमको रस्सी चढ़नी सिखा दी, अब तुम कहो कि युद्ध अफगानिस्तान में लगा हुआ है, वहां के पहाड़ों में तो नहीं सिखाई। भाई हिमालय में सिखा दी ना, पहाड़ तो पहाड़ी है, जाके चढ़ जा। तो इफ यू आर एबल बाय द टाइम ऑफ द मेंस प्रिपरेशन, इफ अगर आपने 100 200 300 क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए हैं, वर्ड्स की क्लैरिटी हो गई, क्वेश्चन रीड करना क्लियर हो गया, अप्रोच सारी समझ आ गई, राइटिंग कैसे करते हैं, इमीडिएटली फ्रेमिंग कैसे होती, रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रापोलेट होगा अगर वो सब्जेक्ट थॉरोली रिवाइज्ड है, थॉरोली प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स ऑल। बट ये तभी करवा पाएगा ना कोई व्यक्ति जब तुम उससे पहले सारी एनसीईआरटी तुमने प्रैक्टिस की हो। असाइनमेंट लिखने में जान निकलती मौत पड़ती, लिखना नहीं, गलों गलावा कढ़ना जिन्हों पंजाबी च कहते या किसी तरह से बस लिख दी। लेकिन मीन्स राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे कि किसी की ईगो टेस्ट हो रही है, करंट अफेयर बताओ क्या पढ़ने हैं, मीन्स बताओ क्या पढ़ना है, फलाना बताओ टेस्ट सीरीज कहां से करनी है। भाई तुम ईगो टेस्ट कर रहे हो किसी की कि तुमको कुछ बनना है। सर एमसीक्यू कब करने, कितने करने, कैसे करने? तुम टॉपिक तैयार करो, अच्छे से संपूर्णता में तैयार करो, टॉपिक से चैप्टर से एसोसिएटेड एमसीक्यू करो, सब्जेक्ट तैयार करो, सब्जेक्ट से एसोसिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करो 3-4, और सारा सिलेबस तैयार है तो देश भर में एग्जिस्ट 1 या मैक्सिमम 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल जेन्युइन मैनर में आइडेंटिफाई की हुई, 10-15 टेस्ट करो, खत्म कहानी। नहीं क्या दिक्कत है? इतना क्या लंबा चौड़ा चल रहा है? एमसीक्यू का जखीरा तो नहीं बनना तुम्हें, क्योंकि उनमें से तो रिपीट होने से रहे, वो भी सिर्फ एक ढंगी सिखा सकता है, एरिया बता सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो अपने तरीके से वो अलग डालेंगे, तुमको समझ आना चाहिए। तो दैट इज ऑल। आई बात समझ में? तो सर कोचिंग जरूरी है कि नहीं? सर वीडियो आ रहा था बिना कोचिंग के बनी आईएएस, बिना कोचिंग के बनी ये, बिना कोचिंग के बना वो, और मैं तो कोचिंग ले रहा हूं, ये आज ही छोड़ना है। व्हाट इज कोचिंग? टेल मी व्हाट इज कोचिंग। देखो एक बात याद रखना हमेशा, तुम्हें एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाने के लिए बचपन से आज तक तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस ने रोल प्ले किया है। तुम्हारी फैमिली, स्कूल्स, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा कल्चर, कस्टम, मैनर, इवन योर कास्ट, उन्होंने तुम्हारे सिखाया कि धर्म अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, सही गलत क्या है, बड़ा छोटा क्या है, कैसे जीवन जीना है, कैसे सलीका है, मौत मृत्यु खुशी जन्म व्यवहार पर कैसे व्यवहार कर, टू मेक यू सिविलाइज्ड। 15-20 वर्षों की एक मेंटरिंग एंड गाइडेंस आपके साथ चली, कभी परिवार बना, कभी स्कूल बना, कभी हमारे धर्म बने, कभी पंथ बने, सब बने, कभी हमारे त्योहार। अब नाउ टू मेक यू अ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, देयर इज नो नीड ऑफ कोचिंग, यू आर गेटिंग द कंटेंट रॉन्ग। When they are talking about coaching, it is around 6 month, 8 month, 9 month, 10th month, that rhetorical module. Even I am not preferring that. But if a coaching is कि you have a mentor in your life, first that mentor will give you the cue, the path, the direction, then mentor is required, and second that mentor will give you the content to cover, then mentor is required, then mentor will make you align to the process, then mentor is important, and then mentor will ultimately rectify all the discrepancies, then mentor is important. Every stage you need a mentor. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड ही होना चाहिए कि सर एक मेंटर चाहिए कि नहीं, तो वो पापा हो जाएं, मम्मी हो जाएं, बड़ा भाई हो जाए, बहन हो जाए, सीनियर हो जाएं, कॉलेज के टीचर्स हो जाएं,
कोई भी हो जाए, गुड, हो सकता है। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो किसी कोचिंग में कोई मेंटर मिल गए तो वो हो जाए। बट यू कैन नॉट डू दिस प्रेपरेशन विदाउट द मेंटर। तो जो बच्चे वो कह रहे हैं कि कोचिंग, तो वो सो कॉल्ड कोचिंग में नहीं गए, पर उनकी कॉलेज की अध्यापिकाओं ने, उनके अध्यापकों ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके सीनियर्स ने, या कोई उनके कज़न सिस्टर ने, किसी ने लगातार उनको हर पॉइंट पे मेंटर किया है। आपके घर में है तो अभी छोड़ो मेरा इंस्टीट्यूट, सबके इंस्टीट्यूट छोड़ दो। लेकिन नहीं है तो डू गो एंड फाइंड आउट अ मेंटर, यू नीड दैट। आई बात समझ में? क्या दिशा चाहिए, क्या पथ चाहिए, उस पथ पर चलने के लिए क्या कार्य चाहिए, उस कार्य को कैसे शोधन करना है, कैसे दिशा में बनाए रखना है, आपको एवरी सिंगल सेकंड इज मेंटर इज रिक्वायर्ड। आपका कई बार मनोबल गिरता है, आप कई गलतियां करते हैं, अभी तो हमने सुधारी थी। तो आई एम अगेंस्ट द सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग। आई एम आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मेंटर। चाणक्य वॉज रिक्वायर्ड टू नर्चर द चंद्रगुप्त मौर्य, बट वो नर्चर कर रहे थे उन्हें तक्षशिला से बाहर रख के। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त नर्चर होगा, ये सही नहीं है। चाणक्य चाहिए, ये जरूरी है। और चाणक्य उसके लिए उन्हें कहां कहां ले जाते हैं, वो चाणक्य का विजडम है। चाणक्य ने कराया, वर्षों तक उन्हें दिशा में बनाए रखा, उन्हें उद्देश्य दिया, उस उद्देश्य से जुड़ा कौशल दिया, उन्हें दक्षता दी, और चंद्रगुप्त शासक बना। ये मेंटरिंग चाहिए। और ये अब आपको अपने घर से मिल रही है तो वेल एंड गुड, क्यों जा रहे हो कोचिंग? ये घर, आपको कॉलेज के टीचर अगर आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, फ़ोन हमेशा उठा रहे हैं, फिजिकली मिल रहे हैं, पूरा समर्पित है आपको, क्यों अवेल कर रहे हो प्राइवेट कोचिंग? ये अगर भाई बहन में सक्षम है, ताकत है, उतने हैं मैच्योर और वो दे पा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हो बाहर? पर अगर हाँ ये यहाँ सब में नहीं मिल रही, तो फिर कोई मेंटर कहीं बाहर से मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना? तो प्लीज अंडरस्टैंड इट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरिंग, गुरु शिष्य सिस्टम, नॉट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिटोरिकल द कोचिंग कॉन्सेप्ट कि रिवाजी रूप में ये 10 चीजें दे, मॉड्यूल है, ये टीके लगा दिए, ये हो गया आपका 8 महीना हो गया, चलो खेप डंडा खोलो, बाहर निकालो सबको, नए घुसा लो। दिस इज नॉट करेक्ट। आई बात समझ में? अदरवाइज यू नीड अ मेंटर। बचपन से अब तक तुम मेंटरिंग के अंदर चल रहे हो यार, तो जबकि वो नॉर्मल क्लासेस थी, नॉर्मल चीजें थी और सिंपली सिविलाइज्ड ही हो रहे थे। अब तो लिटरली उस सिविल सोसाइटी को सर्व कर रहे हो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। अब मेंटरिंग नहीं चाहिए तो ये कैसे हो जाएगा? एनसीईआरटीयां खुद पढ़ लेंगे भाई, खुद पढ़ के किस मैनर में पढ़नी है, क्या निकालना है, विचारधारा कैसे विकसित करनी है, कोई तो चाहिए चर्चा के लिए, नतीजे क्या आने चाहिए। इसलिए वो नजरिया बदल जाता है। तो एक नजरिया चाहिए, एक गुरु चाहिए। कमर्शियल सोसाइटी इस चीज़ को अलाउ करती नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं, कोई मेंटर कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, वो बने हैं, उनका बैकग्राउंड ढूंढिए, उन्हें वो लाइफ चांसेस मिले होंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई होंगी फैमिली के वाया ही, वो वैसे हो गए, है ना। चलो थोड़ी देर के लिए सोच लो, मान लो मेरे ही घर में कोई संतान है मेरी, या मेरा भतीजा, या मेरे भाई बहन छोटे, मैं हर एफर्ट करूंगा उन्हें हर मैनर में राइट गाइड करने की। अब सपोज करो उन्हें मैं एक अपने ब्लड रिलेशन में घर में ही मिल गया, शायद नीड ना ही उनको बाहर से कोचिंग लेने की, बट वो आपको ये कहें कि हम खुद ही हो गए, मैं करेक्ट कर दूंगा ये बोगस कॉन्सेप्ट कि नहीं, खुद कैसे हो गया भाई, मैं नहीं मिला था तुझे, हैं, मैं भी तो था, हाउ कैन यू इग्नोर दिस। और कौन व्यक्ति कभी नहीं बनेगा जो अभी भी घड़ी देख रहा होगा? क्यों? उसे रस नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? और इसलिए नहीं आ रहा है, कन्विंस नहीं है, किसी बहकावे, भुलावे, या पंजाबी जी कहते लाई लग, किसी कारण से है, आत्मन से सहमत नहीं है। और हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता ही नहीं कभी, क्योंकि रस में है। ओके, तो लुक, इट इज यू, रीड द बुक्स इन राइट मैनर, कन्विंस हो जाएं, आप ही मोटिवेशन है अपनी, प्रेम करें पढ़ाई से, उसके रस को गिने पाएं, खुद को हर मायने में बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब वो चाहे स्पीच में हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे एमसीक्यूज में। आपको जब समग्र बनना है, संपूर्ण बनना है, तो फिर क्यों कौन बार बार आके बताए? आप ही सवाल कर लो खुद से, आपको खुद पता चल जाता है।
मैं आपको अभी एक सवाल देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि बेकिंग सोडा यूज़ हो जाता है एज अ फायर एंड एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। बुक में भी लिखा है कि बेकिंग सोडा यूज़ होता है आग बुझाने के लिए। आप बताएंगे सर सत्य में कैसे जीना है? सत्य में ऐसे जीना है कि मेरी तसल्ली इतना सुन के नहीं हुई, बुक में इतना ही लिखा था, मैं अगला स्टेप एक्टिवेट करूँगा। क्वेश्चन इज वाई बेकिंग सोडा, क्यों यूज़ होता है? उसमें लिखा गया था कि बेकिंग सोडा जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या जब भी हीट के कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होगा, तो इसकी वजह से आग जलनी बंद हो जाएगी। मेरी तसल्ली अभी भी नहीं हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐसा क्या कर दिया कि आग जलनी बंद हो गई। मैं नेक्स्ट सर्च की तरफ जाऊँगा, वाई कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैं उसमें जाऊंगा तो वो बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है और किसी भी तरह से आग जलने के लिए 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, एक फ्यूल, एक टेम्परेचर यानी कि हीट और एक ऑक्सीजन। और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड भारी है और अगर वो सरफेस पे बैठ जाए तो वो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच का कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, आग बुझ जाती है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये क्योंकि उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करने लगेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी टोटल एटमॉस्फेयर में टू द फ्यूल, तो इस वजह से भी आग बुझ जाएगी। How I am bit satisfied। शुक्र है, सत्य यही है। लेकिन अगर एनसीईआरटी में 10वीं क्लास की एसिड बेस और सॉल्ट की किताब में इतना ही लिखा है बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, मैं तोता बन के रटूंगा नहीं, भूल जाएगा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी उधर ही पढ़ा रहे हैं, वॉशिंग पाउडर भी उधर ही पढ़ा रहे हैं, वॉशिंग सोडा उधर ही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ। तो मुझे एग्जाम में कहेंगे 3 पॉइंट याद आ गए, चौथे पे कंफ्यूज हो गए थे। अगर कन्विंस्ड थे तो क्यों हो गए थे? क्या हो गया था? ऐसे सत्य में तो अपने आप ही पता लग जाता है कि सर कितनी देर पढ़ना है, सर कितने घंटे पढ़ना है, कितना टाइम देना चाहिए। पता तो लग गया कितना टाइम देना चाहिए, लग तो गया पता, है ना। कोई पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मेरी इतने में तसल्ली नहीं हुई तो 2 चीजें और जानूंगा ना उसके बारे में। होता है ना मेरे लेक्चरों में ये रिफ्लेक्ट। कोई भी लिखी डेफिनेशन, नेशन वो होता है जिसमें सोसाइटी अपने भीतर कुछ कॉमन एलिमेंट फील करती है, रट ली। पर मुझे नहीं फील हुआ, मैं कन्विंस नहीं हुआ कि मैं एक नेशन का हिस्सा हूँ। पढ़ूंगा ना मैं कि व्हाट आर दोज कॉमन एलिमेंट्स, पढ़ूंगा ना मैं क्यों उन्हीं मेंबर ऑफ सोसाइटी को ये कॉमन एलिमेंट हुए, पढ़ूंगा ना मैं कि कॉमन एलिमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। लग जाएगा मुझे आधा पौना घंटा, पर होऊंगा ऐसा तैयार कि सालों तक लेक्चरों में रिफ्लेक्ट होगा। यह है ना ये मेरा सत्य, मेरा सत्य, आपका सत्य, हम सबका सत्य। कहाँ है झूठ इसमें, बताओ मुझे। तो क्लियर तो है सब कुछ। लेकिन अब मैं क्या ऐसा कर रहा हूं, जब मैंने बेकिंग सोडा आग बुझाने के लिए काम आता है तो मैंने ऐसा किया कि अब कार्बन डाइऑक्साइड भारी है, वो सरफेस पे आ जाती, पता लग गया, उसने ऑक्सीजन सप्लाई काट दी। पर मैंने ऐसा किया कि 11वीं 12वीं की अब केमिस्ट्रियां खोल के बैठ गया हूँ, रिसर्च पेपर खोल के बैठ गया हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पे घुस गया हूँ। भाई हमने रिसर्च करनी है, पीएचडी करने बैठे हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारी मेंटल एबिलिटी चेक होगी इस क्वेश्चन के वाया, जिसमें एग्जामिनर इतना कहीं डाल सकता है कि बेकिंग सोडा को जब यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और आग बंद होती है, वाई सो, इतना का पूछ सकता है। अब उसके आगे तो है ना साइंटिस्ट, उनको बुला लेंगे अगर ज़्यादा आग बुझानी है तो, हमें थोड़े ना बुलाएंगे। हमें तो वहाँ मुहैया कराने हैं रिक्वायर्ड अमाउंट में, जो साइंटिस्ट चाहिए आओ, रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी फायर ब्रिगेड चाहिए आओ, जितनी एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें चाहिए, हम फैसिलिटेटर हैं। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि आग किस वजह से लगी है, किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स बुलाए जा सकते हैं, कौन सी ब्रिगेड बुलानी है। पता लगे कि आग लगी है जंगलों में, पेड़ों में, और बुझा कार्बन डाइऑक्साइड से रहे, वो लपटों को कंट्रोल नहीं कर सकती। पता लगे आग बिजली के अप्लायंसेस में लगी है, बुझा पानी से रहे, वहां कार्बन डाइऑक्साइड डाल बेटे। भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर से इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फौरी तौर पे किन किन सेवाओं को बुलाए, उसे इतने तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि वो वहां पे खड़ा होके वो कह रहा है क्या करना है, तो वो एक जूनियर कह रहा है मैंने देखा था कि इसी मौके पे ऐसा करते होते हैं, जल्दी आप इनको सबको फोन लगाइए। ऐसा नहीं, और पता लगा सारा मामला हो गया और बाद में पूछा जा रहा है भाई आपने एनडीआरएफ की टीम बुलाई थी, सॉरी ऐसे नहीं चलता देश। ओके, तो दैट्स ऑल। तो कंक्लूसिव रिमार्क्स, पढ़ते समय अपने आप को आईएएस से कम फील ही मत किया करो, फील किया करो कि मैं फील्ड में खड़ा आईएएस हुई हूं। दंगों के बारे में पढ़ रहा हूं, दंगे कंट्रोल करूंगा, अभी सामने दंगे ही चल रहे हैं। नक्सलवाद पढ़ रहा हूं, सामने नक्सलवाद है। हिमालय पढ़ रहा हूं, हिमालय पे खुद चढ़ रहा हूं। कार्यवास अगर पढ़ रहा हूं और उसमें पढ़ रहा हूं सैफरन उगता है, सैफरन खुद ही उगाया मैंने।
इसे प्रैक्टिकल स्टडी कहते हैं। उतरा करो उस क्षेत्र में जो पढ़ रहे हो, महसूस किया करो कि है ही IAS है। तो जो बनने के लिए पढ़ रहे हो, अगर ऐसा मान के पढ़ो कि हम वो बन रहे हैं ऐसे पढ़ के, तो भूलेगा नहीं, तो शरीर से जाएगा नहीं, तो उसका पर्पस भी समझ आएगा, यूटिलिटी भी बनी रहेगी, सारे सवालों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे कि प्री कब, मेंस कब, इंटरव्यू कब, सब हो जाएगा। सब इसी में समाया है, कुछ अलग नहीं है ये सब। आई बात समझ में? उनकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़, थोड़ा फॉर्मेट है, तो वो तो लगातार प्रयास करते ही हैं आप उसके लिए, पर वही पैरामाउंट है ऐसा नहीं है। तो ठहराव में, पर ये सब होगा किसके द्वारा? जो ठहराव में है, जो स्थिर है, जो सत्य है, जो आडंबर से बचा है, जो भ्रम से टूटा हुआ है, जो अपने पे आस्था रख के काम कर रहा है, जो थॉरली चीज़ों को पढ़ भी रहा है, दिखाने के लिए नहीं, टिक मारने के लिए नहीं, ये समझ के कि अब मेरे में ये आ गया, मैं इसमें परिभाषित हो गया, और जो उससे जुड़े सारे अभ्यास कर रहा है, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो मैच द कॉलम है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे ट्रू फॉल्स है, चाहे बीट एनीथिंग, काइंडली कवर एवरी प्रैक्टिस करो। फिर 6 महीने बाद अपने से बात फिर देखना, तो उसकी थाली में क्या, उसका ढोल सुहाना ही दिखेगा। ठीक है, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, वो कुछ और पढ़ रहा है, एक दिन उसे भी वो पढ़ना है जो तुम पढ़ रहे हो, तो एक दिन तुम भी वो पढ़ लोगे जो वो पढ़ रहा है। हड़बड़ाते नहीं है। बात इतनी है कि तुम्हारा एक दिन है, उसका में इतना टाइम लग के ही तुम इतना पढ़ पा रहे हो, तो उतना पहले करो। फिर रोज रोज एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, माइंडसेट नर्चर होगा, उतने ही समय में 2 चीज़ें पढ़ सकोगे, उसी क्वालिटी के साथ एक समय में 3 भी पढ़ लोगे। बट वो तब अगर कांस्टेंट और कंसिस्टेंटली ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो तभी उसमें कुछ कुछ एनरिच कर पाओगे, स्पेस क्रिएट कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। अगर बड़े को हाथ मारने या ज़्यादा को हाथ मारने के चक्कर में खुद कोई ग्राउंड ही नहीं बनाई अपनी, खुद एनरिच ही नहीं हुए, कॉम्प्रिहेंसिव ही नहीं हुए, बड़े ही नहीं हुए, तो एक रूटीन में एक सब्जेक्ट से कभी 3 पे नहीं आ पाओगे, और उन 3 सब्जेक्टों में बेसिक नॉलेज से कभी एनालिटिकल लेवल तक नहीं जा पाओगे। ये सब होता है, पर निरंतर काम के साथ होगा। ओके, जितनी भी मुझसे गलतियां हैं मुझे क्षमा करें। जो भी उदाहरण लिए गए या बताए गए किसी निजी व्यक्ति के विरोध में नहीं थे, सारे उदाहरण हमने अपने अनुभवों से जाना कि करने चाहिए, तो वो बताए गए। थैंक यू सो मच। ओके।